नमस्कार सभी को। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड के लिए अपना एक जो 19 नंबर टेस्ट हुआ था, जो पूरा केमिस्ट्री आधारित टेस्ट था, इस टेस्ट पे जो पूरे पूरे 150 क्वेश्चन थे वो हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। और उन सभी क्वेश्चनों को पूरी एनसीईआरटी बुक को खंगालते हुए, पूरे राजस्थान बोर्ड की बुक को खंगालते हुए, आरपीसी के पैटर्न को शामिल करते हुए हमने पूरी बुक से क्वेश्चन बनाए थे। और उन क्वेश्चनों का हम जो है हमारे ऐप पर, और आज का वीडियो शायद यूट्यूब पर भी हमारा रहेगा, तो अपन आज लगभग 30 क्वेश्चनों का उसमें से सॉल्यूशन करेंगे। वो पेपर हमने इस टाइप से डिजाइन किया गया था कि 150 क्वेश्चनों का जब हम बच्चों को केमिस्ट्री के दें तो जितने संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने 150 क्वेश्चनों में कथन वाले क्वेश्चंस बना करके, समुच्चय वाले क्वेश्चंस बना करके उनको जो है लगभग हमने 280 क्वेश्चनों तक पहुंचा दिया था। तो उन सभी 280 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्यूशन हो चुका था और आगे के जो क्वेश्चंस हैं लगभग आज अपनी कोशिश रहेगी कि 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहे, उसमें 20, 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उन सभी का अपन आज सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आज से वो 51 से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 से देखो, क्वेश्चन नंबर 51 से अपन बात स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक छोटी सी बात कर लें कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आरपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको चाहिए और उस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, और कैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में बन सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग क्वेश्चंस को जो है पैटर्न रिपीट करता है या एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो वो सारे जो आपके डाउट्स है वो हमने इस बुक के अंदर सोल्व कर दिए हैं। ये बुक लगभग 2500 क्वेश्चनों को समाहित किए हुए है। एमसीक्यू टाइप बुक है। एमसीक्यू के साथ साथ आपको इस बुक में थ्योरी भी मिलेगी, आपको इस बुक में थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है। और थ्योरी जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रखी हुई है, यानी कि ये बुक आप फॉलो करते हो तो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बुक जो है आपके शॉर्ट नोट्स का भी काम करेगी, क्योंकि इसमें सारे वो कंसेप्ट लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आपको एग्जाम से 1 रात पहले या 2 रात पहले पढ़ने चाहिए केमिस्ट्री के लिए। तो ये 4 पर्पज को लेकर के ये बुक लिखी गई है। गागर में सागर है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को जो है डिफाइन किया गया, उसकी व्याख्या की गई है। जिस बच्चे ने ले रखी है आप उस बच्चे के पास उस बुक को देखें। और आप एग्जाम से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन से एक बार जरूर निकाल करके जाएं। इस बुक के अंदर आरपीसी के द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में केमिस्ट्री के उन लगभग 2500 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड के लेवल के हैं, हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हैं। और सेकंड ग्रेड के पेपर तो इसमें शामिल है ही। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के पेपर है, कॉलेज लेक्चरर के पेपर है, केमिस्ट के पेपर है, सेट के पेपर है, एसीएफ के पेपर है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर है, यानी कि लगभग लैब असिस्टेंट के पेपर है, कॉलेज लेक्चरर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर है। हर पेपर को इसमें समाहित किया गया है, उन क्वेश्चनों को समाहित किया गया जो हमारे सेकंड ग्रेड के लेवल के ये रहते हैं। तो आप एक बार जरूर इस बुक को जो है सॉल्व करें। आपको ये बुक एग्जाम हॉल के अंदर केमिस्ट्री के 95 से 98% तक क्वेश्चन आपको ये एग्जाम हॉल के अंदर देगी। इस बुक को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बुक को आपको ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी बुक स्टोर पे उपलब्ध नहीं है। तो आप इस चैनल के थ्रू अपना जो है एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर जो दे रखे हैं यहाँ पे, इन पे भेज करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे मॉड्यूल्स भी हैं। जो बच्चे बिल्कुल सेकंड ग्रेड 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, नोट्स जो है उनको चाहिए लिखे लिखाई बिल्कुल प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड, तो वो भी हमारे इन मॉड्यूल्स को परचेज कर सकता है। केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स है, फिजिक्स के बायोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं, उनकी एमसीक्यू बुक है, तो वो भी बिल्कुल अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपन चले अपने क्वेश्चंस की तरफ है। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसको अपन देखें। ये अपना पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा क्रम गलत है, इनमें से कौन सा जो है क्रम गलत है। तो देखो इस टाइप से हमने इसके अंदर देखो 4 पॉइंट्स समाहित के रखे हैं और 4 पॉइंट ये है, 3 कंसेप्ट या 4 कंसेप्ट को यहाँ पे आराम से कवर करेंगे। पहला है कि O2 का जो है बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर जो है N2 से ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए बॉन्ड ऑर्डर पे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर पे अपन कहां पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जब अपन पढ़ते हैं MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखें तो हम क्या एक ट्रिक लिखते हैं, वैसे भी हमने बहुत बार बता रखी है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो बॉन्ड ऑर्डर पूछ रखा है वो जो है होमो एटॉमिक
डाई मॉलिक्यूल एटम्स का ही पूछ रखा है जो है पॉली एटॉमिक का हमारे सिलेबस में नहीं है, बहु परमाणु क्रमों का हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लगभग बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आपने एमओटी के अंदर पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे अपन निकालते हैं। लेकिन इसमें पहले अपने को एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, फिर उसको जो है उसके जो है जो बंदी आणविक कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन को गिनना पड़ता है, फिर प्रतिबंधी आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन को गिनना पड़ता है। तो थोड़ा कंसेप्ट लंबा हो जाता है। तो उसके लिए अपने एक शॉर्टकट ट्रिक लिखते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ये ट्रिक हमने बुक में दे रखी है। इसके बाद में 14 से 15 पे जाएगा, 16 पे जाओगे, 17 पे, 18 पे, 19 पे, 20 पे जाओगे तो आपको 0.55 कम करते जाना है। यानी कि इसका 2.5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0.5 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इधर चले तो इधर वही 13, 12, 11, 10, 9, 8 तक अपन जा सकते हैं, क्योंकि 6-7 इलेक्ट्रॉन है उनका इलीजिली अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 13 के लिए वही 0.55 कम कर जाओ, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। तो यानी कि आपको ये बस एक ध्यान रखना है। तो अब अगर बात करें O2 है ना, ऑक्सीजन का जो है अणु है, तो इसमें पता है कि आपको 8, 8, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा साहब? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 होगा। ठीक है, बात करें N2 नाइट्रोजन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपके पास होगा साहब 3, है ना। तो सीधी सी बात है, ये जो पहला बात है ये तो क्या होगी, गलत होगी। तो ये इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर से संबंधित और भी बातों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो है ये स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो है स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 है, कितना है साहब, 0 है, तो उस मॉलिक्यूल का जो है अस्तित्व नहीं होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, अस्तित्व नहीं होता है। जैसे He2 है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, और 0 आएगा किसके लिए, He2 के लिए। He2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे साहब, इसमें तो 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात लिख लेंगे हम, है ना। एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। इसके लिए अपन अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें He2 के लिए, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं साहब इसमें, 2, एंटीबॉडी भी कितने हैं, 2। तो 2 में से दोगे तो 1/2 गुणा 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर पे जो है बड़ी बड़ी बातें चीज हो वो आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती जो है स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और एक कंसेप्ट अपने यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी साहब, ज्यादा होगी, बंद सामर्थ्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर पे सारा कंसेप्ट अपना यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यहां से ही लगभग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। फिर कह रहा है H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है H2 प्लस से, तो इसका भी अपन लिख के दे सकते हैं। ठीक है, H2 माइनस की बात करें, H2 माइनस और किसका, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 तो हाइड्रोजन के और 1 माइनस वाला, तो 3 होंगे। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। इसके लिए क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा 1s1। तो इसके लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए इसके अंदर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं साहब, 2 है, एंटीबॉडी कितने हैं, 1 है। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आपके आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, इसके लिए निकालें तो इसके लिए भी कितना होगा, 1/2। बॉन्ड कितना है साहब, 1 है, ये कितने 0 है, तो इसके लिए भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, समान है। ये कह रहा है इसका ज्यादा है, तो ये कथन भी क्या हो गया साहब, गलत कथन हो गया ये। ठीक है, फिर कह रहा है HF और HI बंद सामर्थ्य। ठीक है, तो ये कह रहा है कि HF की जो बंद सामर्थ्य है ना, वो HI से क्या है, ज्यादा है। तो अगर HF की बंद सामर्थ्य की बात करें, ठीक है, वो HI से क्या है, ज्यादा है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर अपन बात करें हाइड्रोजन हैलाइड में, है ना, तो हाइड्रोजन हैलाइड के लिए, किसके लिए बात करें अपन, हाइड्रोजन हैलाइड के लिए, तो उनके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसका ऑर्डर ये होता है कि सबसे अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की होती है, उससे कम
HCl की होती है, उससे कम HBr की होती है, उससे कम HI की होती है ना, क्योंकि I का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनके बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और यहाँ F का साइज छोटा होता है, इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ जो है कम होती है, इसलिए इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि अपन ये बात करें कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो हाइड्रोजन हैलाइड है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी इनकी क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कमी आएगी तो सीधी सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ जो अम्लीय सामर्थ्य उसमें क्या होगी, इनकी वृद्धि होगी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बात करें, इनके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ है कि अगर अपन चर्चा करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की, उससे कम किसकी होगी, HBr की, उससे कम किसकी होगी, HCl की, और सबसे कम किसकी होगी, HF की होगी। ठीक है, इसके अलावा आपसे इनसे पूछ रहे कि इनका जो है हैलाइड का स्थायित्व जो है ना, स्टेबिलिटी है जो हैलाइड की, वो भी क्या करती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, घटेगी। तो 3-4 बातें आपने यहां से एक साथ क्लियर होती है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो एल्काइन से क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, हमें एल्कीन की बॉन्ड लेंथ एल्काइन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस पर भी हमें थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए कि अगर अपन बात करें एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के लिए बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से एक जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बन सकता है, तो उस पर हमें एक छोटी सी चर्चा ले लेनी चाहिए। ठीक है, अगर अपन मैं बात करूं इधर हाइड्रोकार्बन की बात करूं, मैं यहां चर्चा करूं हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, इस जगह मैं हाइड्रोकार्बन लिखूं, ठीक है, और यहां उनकी मैं बॉन्ड लेंथ लिखूं, और यहां मैं उनकी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा लिखूं। तो देखो सबसे पहले बात करूं मैं एल्केन के लिए, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो लेंथ होती है किसमें, एल्केन के अंदर, ये कितनी होती है, ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, या इसे आप 154 पिकोमीटर भी लिख सकते हो। बात करें एल्कीन में, कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, या मैं इसको 134 पिकोमीटर भी लिख सकता हूं। ठीक है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी एल्काइन के लिए, वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, या इसको मैं 120 पिकोमीटर भी लिख सकता हूं। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है डाटा, बिल्कुल इनको अच्छी तरह याद कर लेना। अब बात करते हैं इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसके लिए जो होती है एल्केन के लिए वो बहुत कम होती है, 348 किलो जूल प्रति मोल होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके बीच की बात करें एल्काइन के बीच की, तो इसके लिए होती है 681 किलो जूल प्रति मोल। मैं ये आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही बता रहा हूं। ठीक है, और एल्काइन के लिए बात करें तो वो होती है 823 किलो जूल प्रति मोल, 823 किलो जूल प्रति मोल जो है होती है। तो ये डाटा जो है मैंने आपको बताए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पुट के रूप में कैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पूछे कि कौन सा क्रम गलत है, तो गलत इसमें फर्स्ट और सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा साहब, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया, तो उसमें देखो हमने कितने कंसेप्ट सोल्व कर लिए। हमने यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर पे अच्छी तरह चर्चा कर ली, उसके बाद में हमने जो है हाइड्रोजन हैलाइड जो है उनकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा कर ली अपने, उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ की चर्चा कर ली अपने, उनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की चर्चा कर ली हमने, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी की चर्चा हमने कर ली। ठीक है, तो मतलब इनके लिए मैं 3 क्रम एक साथ लिख सकता हूं। किसके लिए, अगर मैं देखो हाइड्रोजन हैलाइड वाला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जैसे अगर हेलोजन है तो उनके लिए आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर बनता है। अगर सबसे पहले बात करूं मैं हेलोजन, है ना, तो हेलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ऑक्सीकारक क्षमता होती है, ठीक है, उसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन पावर जो है सबसे ज्यादा होती है F2 की, फिर होती है Cl2 की, फिर होती है Br2 की, फिर होती है I2 की। ऑक्सीडेशन पावर का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, तो खुद का क्या करेंगे, ये रिडक्शन करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या सबसे अधिक है। ठीक है, फिर अपन बात करें इनके बंध सामर्थ्य की या बंध लंबाई की बात करें। ठीक है, बंध लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई होती है HI में, फिर होती है HBr में, फिर होती है HCl में, फिर होती है HF में। ये इनकी बंध लंबाई का बात है। ठीक है, तो अगर बंध लंबाई जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी बंध सामर्थ्य क्या होगी, सबसे कम होगी।
ठीक है। तो अगर मैं यहां ऑर्डर लिखूं बंद सामर्थ्य का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो सबसे अधिक बंद सामर्थ्य किसकी होगी? HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर किसकी होगी साहब? HI की होगी। ठीक है, बंद सामर्थ्य आपके पास में आ गई, तो बंद वियोजन ऊर्जा भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो जिसकी बंद सामर्थ्य ज्यादा, तो उसकी बंद वियोजित ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बंद वियोजन ऊर्जा, सॉरी मैंने वियोजित लिख दिया है, इसको वियोजन पढ़ना आप। तो बंद वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा HF की होगी, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। एक तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है इनके स्थायित्व का, है ना। हाइड्रोजन एनआईडी के स्थायित्व की चर्चा करें तो स्थायित्व सीधी सी बात है, HF का सबसे ज्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम, HI का, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कमी आती है, इसलिए इनके स्थायित्व में भी क्या आएगी साहब? कमी आएगी। ठीक है, फिर बात करें इनके अम्लीय सामर्थ्य की, तो अगर बंद सामर्थ्य घटती जाएगी तो अम्लीय सामर्थ्य क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की होगी। तो ये बहुत सारे क्रम जो है आपको यहाँ पे एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, दो क्रम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गलनांक के और एक क्वथनांक के। किस किस के? एक तो मेल्टिंग पॉइंट के, एक बॉइलिंग पॉइंट के। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे अधिक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है HI का, क्योंकि आयोडीन का अणुभार सबसे ज्यादा होता है। उससे कम होता है HF का। क्यों साहब? HF का HBr HCl से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फिर कौन आएगा? HBr, फिर कौन आएगा? HCl आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट वाला क्रम इनके। और बॉइलिंग पॉइंट ये सारे एनसीईआरटी के ही है। ठीक है, यहाँ पी ब्लॉक का आपका मान लो ये जो ब्लॉक नंबर जो हैलोजन फैमिली है ये पूरी यहाँ पे क्लियर हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? HF का होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। HF के बाद में HI, फिर HBr, फिर HCl का होता है। ठीक है, तो ये क्रम अपने को ध्यान में रखने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रम है कि अगर आपको हैलोजन के लिए पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्रम, तो ये भी आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। फिर किसकी होती है? क्लोरीन। फिर किसकी होती है? ब्रोमीन। और सबसे कम किसकी होती है? आयोडीन की होती है। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की ही होती है, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्लोरीन का साइज छोटा होने से इस पर उच्च आवेश घनत्व हो जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत अधिक रिपल्सन फील करता है। और बहुत अधिक रिपल्सन फील करने के कारण ही वो क्या है कि आसानी से इसको ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है वो कम ऋणात्मक होती है। किसकी अपेक्षा? क्लोरीन की अपेक्षा। ठीक है, तो ये अपनी बात यहाँ पे हैलोजन फैमिली के लिए मेरे हिसाब से लगभग बातें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एल्केन है ये। तो एल्केन अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये क्या चीज है? ये साहब एल्केन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला है। तो ये क्या है साहब? ये एल्कीन है। और ये क्या है? ये एल्काइन है। इनके सामान्य अणुसूत्र पे आपकी चर्चा करनी हो तो देखो, इसका अणुसूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका जो होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी की जो रिएक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो अपना नियंत्रित जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन हर साल आता है, वैसा क्वेश्चन भी अपने इसमें शामिल कर रखे हैं, अपना उसमें आगे चर्चा करेंगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्पीसीज का कौन सा समूह समान संकरण अवस्था होते हुए भी अलग अलग आकृति रखता है? ठीक है, समान संकरण सब में सेम है, लेकिन आकृति क्या है उनमें सब में अलग अलग है। तो इसमें से ऐसा जो है कौन सा समूह है? ठीक है, तो अपन इन सब के जो है पहले बात कर लेते हैं। जैसे अपन चर्चा करें NO2 की चर्चा करें, NO2+ है। ठीक है, NO2+ की बात करें तो आपको पता है कि नाइट्रोजन इसमें संकरण कैसे निकालते हैं? आपको पता ही है कि अपन क्या करते हैं, सेंट्रल एटम देखते हैं, सेंट्रल एटम के अंदर है ना जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपन साइड वाले इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, और 5 में +1 है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ गया? 2 ऑक्सीजन जुड़ गई, और एक ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में लेती है? 2 इलेक्ट्रॉन काम में लेती है। तो जब 2 ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद में चारों इलेक्ट्रॉन इसके क्या आ जाएंगे? काम आ जाएंगे। तो पीछे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी कि 0 लोन पेयर बचेगा। और 0 लोन पेयर बचेगा, इसका मतलब यहां पे 2 संकृत कक्षक बनेंगे, और 2 संकृत कक्षक का संकरण कैसा होता है साहब? sp संकरण होता है। ठीक है, और sp संकरण होता है तो इसकी आकृति कैसी होगी साहब? इसकी आकृति होगी लीनियर होगी, क्योंकि यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, बात करें उसके बाद में NO2 की बात करें अपन, NO2 की बात करें तो देखो इसमें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके ये NO2
ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें से दो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो दो ये जुड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है किस टाइप से होती है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, इसमें एक जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर इससे वी शेप होती है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर, इसकी तो वी शेप होगी, तो मतलब इन दोनों की सेम नहीं है, ठीक है। फिर है अच्छा संकरण की बात करें इसमें, तो संकरण इसमें अगर अपन देखें तो 5 में से 4 गए तो पीछे 2 सिग्मा बच गए, एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यानी कि इसमें संकरण कैसा होगा साहब, इसमें संकरण होगा sp2 संकरण होगा, सॉरी इसमें, ठीक है। ये NO2 ही है क्वेश्चन के अंदर या कुछ और है, एक मिनट में इसको मेन पेपर के अंदर इसको देख लेता हूं। ठीक है, NO2 ही है इसमें, है ना। तो इसमें संकरण कैसा हो जाएगा साहब, इसमें संकरण हो जाएगा आपका कौन सा, sp2 संकरण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो है NO2-, ठीक है। NO2- के अंदर चर्चा करें तो यहां पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 में से 4 चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगी तो 2 तो सिग्मा बन गए और पीछे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर बन गया, तो टोटल 3 संकृत कक्षक बनेंगे और 3 संकृत कक्षक का संकरण कैसा आएगा, sp2 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कह रहा है कि कौन सा समान संकरण होते हुए भी, तो संकरण इनका समान ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों का समान है लेकिन इसका संकरण समान नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, ठीक है, ClO4-, तो क्लोरीन में आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, माइनस का 1 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ऑक्सीजन जुड़ रही है, एक जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम में लेती है, तो टोटल यहाँ पे 4 तो सिग्मा बन जाएंगे। अब 4 सिग्मा बनने के बाद में 4 ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 0 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, और 4 जब सिग्मा बॉन्ड हो तो संकरण कैसा होगा, sp3 होगा, और sp3 होगा, 0 लोन पेयर हो तो इसकी शेप कैसी होगी साहब, इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय शेप इसकी होगी, ठीक है। फिर बात करें SF4 की बात करें तो SF4 में अगर देखें तो SF में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के अंदर, उसमें से 4 फ्लोरीन जुड़ गए, एक फ्लोरीन जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन काम में लेती है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बन गए और यहाँ पर बच कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर बन जाएगा, तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 5 संकृत कक्षक बनेंगे और 5 संकृत कक्षक का संकरण कैसा होगा, sp3d होगा। और इसकी आकृति कैसी होगी साहब, इसकी आकृति जो है वो वर्ग समतली होगी, कैसी होगी इसकी आकृति, वर्ग समतली होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसलिए इस SF4 की आकृति कुछ इस टाइप से होगी, ये सल्फर, ये 4 फ्लोरीन तो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे ऐसे व्यवस्थित रहेंगे, और जो एक लोन पेयर है वो इस टाइप से स्थल में ऊपर स्थित रहेगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का तो शेप सेम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बाकी XeF4 की अपन चर्चा कर लेते हैं। XeF4 की बात करें तो जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 फ्लोरीन जोड़ दिए तो 4 सिग्मा बन गए, अब बचने के बाद में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर बन गए, तो टोटल संकृत कक्षक बन गए साहब 6 के लिए संकरण कैसा होगा, sp3d2 होगा। अब इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति भी कैसी होगी साहब, इसकी आकृति भी वर्ग समतली, या ठीक है कैसे होगी, देखो इस टाइप से ये जिनोन होगा, 4 फ्लोरीन ऐसे वर्ग के एक कोने पर होंगे और दोनों लोन पेयर जो है इस पे इस टाइप से व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जो है उसके अंदर जो अपना है वो है अमोनियम आयन है। तो देखो अमोनियम आयन की बात करें तो अमोनियम आयन के अंदर संकरण निकाले, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 में से प्लस का 1 चला गया, पीछे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 4 हाइड्रोजन जुड़ेगी तो 4 इलेक्ट्रॉन को काम ले लेगी, पीछे 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन जुड़ेगी तो 4 सिग्मा बनेंगे और 0 लोन पेयर होंगे, तो टोटल संकृत कक्षक बनेंगे 4, और 4 संकृत कक्षक बनते संकरण कैसा होगा, sp3 होते ही आकृति कैसी हो जाएगी साहब, इसकी चतुष्फलकीय की आकृति हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें सी जो है ना, देखो सी में दूसरा है हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन की चर्चा करें तो H3O+, है ना। तो देखो ऑक्सीजन के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से चला गया, पीछे बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 हाइड्रोजन जुड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पीछे बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहां पर इनसे 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बन गया, एक लोन पेयर बन गया, टोटल संकृत कक्षक बन गए 4 से आकृति कैसी होगी, sp3, संकरण sp3 होगा, लेकिन इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होगी क्या, नहीं साहब इसकी आकृति टेट्राहेड्रल नहीं होगी, इसकी आकृति जो है वो पिरामिडीय होगी, क्यों, क्योंकि एक अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया और एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी आकृति जो है इस टाइप से रहेगी, ये लोन पेयर इसमें यहां रहेगा, ठीक है।
तो ये आकृति इसकी इस टाइप से रहेगी, पिरामिडल रहेगी। तो देखो दोनों का संकर्ण समान है लेकिन आकृति क्या है, अलग अलग है। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे देखो कौन है, तीसरा इसके अंदर है OF2। OF2 की चर्चा करें तो OF2 में सेंट्रल एटम कौन हो गया साहब, सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगी तो पीछे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 2 इनसे 2 सिग्मा बॉन्ड ये बन गए और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर ये बन गए, तो टोटल संगृत कक्षक बन गए 4, और 4 संगृत कक्षक बनते संकरण कैसा होगा, sp3। लेकिन अब की बार देखो 2 लोन पेयर आगे है ना, 2 लोन पेयर आगे, तो इसकी आकृति जो है टेट्राहेड्रल नया करके क्या होगी, इसकी आकृति जो है कुछ इस प्रकार से होगी। ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इसमें दोनों लोन पेयर ऐसे इस टाइप से रहेंगे। तो इसकी आकृति कैसी होगी साहब, इसकी आकृति जो है एंगुलर या अपन ये कह सकते हैं वी शेप इसकी आकृति होगी। तो इस तीसरे ऑप्शन में देखो सब में संकरण सेम है, sp3 sp3 sp3, लेकिन तीनों की ज्यामिति क्या है, अलग अलग है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा साहब, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे मैंने संकरण निकाल के बताया आपको, वैसे आप इन दूसरों के संकरण निकाल के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संकरण का कंसेप्ट आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। संकरण पे एक क्वेश्चन हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर हर हालत में पूछा जाता है, तो संकरण वाला, संकरण पे आधारित और उसकी ज्यामिति पे आधारित क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। तो आपको लगभग ज्यामिति निकाल के देख के जानी है। लोन पेयर जो होता है वो वास्तव में ज्यामिति को प्रभावित करता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया था। संकरण सब में सेम है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो उसकी मूल ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर आने पर वो पिरामिडल हो गया, 2 लोन पेयर आने पर वो कैसा हो गया, वो वी शेप हो गया। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन की मैं उम्मीद करता हूं आप निकाल करके जरूर देख लेंगे होंगे। ठीक है, अब चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। सही क्रम का चयन करो। ये आपको जो है एस ब्लॉक के धातु दे रखी है और उनके फ्लोराइड्स दे रखे हैं, ये कह रहे हैं इनकी ये जालक ऊर्जा का क्रम है। अब जालक ऊर्जा जिसको अपन लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या चीज होती है, जालक ऊर्जा जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी, ये क्या होती है, ये होती है कि एक मोल क्रिस्टल जालक के निर्माण में, जब एक मोल क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है धनायन और ऋणायन को मिलाकर के, तो उसमें जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो ऊर्जा उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा जो होती है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। जालक ऊर्जा जो होती है वो समानुपाती होती है चार्ज के। चार्ज कौन कौन से चार्ज के, प्लस और माइनस के। ठीक है, जितना अधिक प्लस और माइनस चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात है, जो लैटिस एनर्जी है, जालक ऊर्जा जो है वो डिपेंड करती है, वैतुनुपाती होती है धनायन और ऋणायन के आकार पर। ठीक है, इनके आकार पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है ना। तो यहां देखें तो यहां तो चार्ज तो सब पे सेम है, लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं तो आकार चेंज हो रहा है। आकार किसका चेंज हो रहा है, देखो ऋणायन सब में सेम है। ऋणायन कौन है, सब में F माइनस ऋणायन है, F है माइनस ऋणायन है सबके अंदर। और यहाँ पे धनायन है लिथियम प्लस, यहाँ पे धनायन है सोडियम प्लस, यहाँ पे धनायन है पोटेशियम प्लस, यहाँ पे धनायन है रुबिडियम प्लस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इधर से इधर जा रहे हैं तो धनायन का साइज बढ़ रहा है। और आपको पता है कि अगर धनायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी में क्या आएगी, कम आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब कि ये क्रम सही नहीं है, ये क्रम क्या है, गलत है। इनका सही क्रम क्या होना चाहिए, सही क्रम इनका ये होना चाहिए, सबसे अधिक लैटिस एनर्जी इसकी होगी, उसके बाद में जो है सोडियम फ्लोराइड की होगी, उससे बाद में जो है वो पोटेशियम फ्लोराइड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, रुबिडियम फ्लोराइड की होगी। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ धनायन और ऋणायन लगभग सेम आकार के, इसलिए इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी तो सीधी सी बात है उसका स्थायित्व भी सबसे कम होगा। तो ये बात अपने यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब लैटिस एनर्जी और किस किस पे डिपेंड करती है ना, तो देखो थोड़ी सी बात करते हैं। लैटिस एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है स्थायित्व को, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस आयनिक यौगिक की लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी स्थायित्व ज्यादा होगा, तो उसकी दृढ़ता है ना जो है रिजिडिटी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कंसेप्ट को भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने इसमें बात कर ली। अब देखो इसमें से अगर बात करें तो जैसे लिथियम फ्लोराइड आपको दिखाया रहा है, जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसलिए जल में ये क्या है, अल्प विलय होता है। ठीक है, तो लिथियम फ्लोराइड जल में अल्प विलय है, वो उसका कारण क्या है, वो उसका एक ही कारण है, इसके उच्च जालक ऊर्जा होने के कारण। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें अपन सीजियम के लिए, है ना, तो सीजियम की अगर फ्लोराइड की बात करें, जैसे सीजियम फ्लोराइड है, सीजियम आपका जो है क्लोराइड है, सीजियम ब्रोमाइड है, सीजियम आयोडाइड है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन चर्चा करें तो जो सीजियम आयोडाइड होता है ना, इसकी जल में जो है विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, और जल में विलेयता बहुत कम होती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण एक है कि इसकी जल योजन ऊर्जा जो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो क्या होती है, इसकी कम होती है। ठीक है, तो अगर धनायन बड़ा है
तो जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक प्रभावित होती है, और अगर धनायन छोटा है तो जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा प्रभावित होती है। पानी देना है और लेना ठंडा, है ना, ठंडा ले, ठीक है। तो ये इसमें बात आपको समझ में आ गई। तो इसकी जल में अल्प विलेयता है, उसका कारण क्या है, इसका कारण है उसकी लो हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, निम्न जलयोजन ऊर्जा के कारण, ठीक है। तो ये पहला कथन इसका गलत हो गया। दूसरा कथन है ये आयनिक गुण का क्रम दे रखे, तो यहां अपने को फजांस का जो नियम है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फजांस के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब छोटा धनायन बड़े ऋणायन के पास में आता है तो छोटा धनायन अपने उच्च आवेश घनत्व के कारण बड़े ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अवर को डीनेचुरेटेड यानी कि विकृत कर देता है। इस घटना को ध्रुवणता कहते हैं। और ध्रुवणता जो है ये डिपेंड करती है 2-3 चीजों पे, ठीक है। ध्रुवणता जो पोलराइजेशन जो पावर है ये डिपेंड करती है किस किस पर, ये डिपेंड करती है एक तो धनावेश की मात्रा पे, धनावेश की मात्रा ज्यादा तो ध्रुवणता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात डिपेंड किस पे करती है, ऋणावेश की मात्रा पे, ऋणावेश की मात्रा यानी कि ऋणावेश पे भी डिपेंड करती है, ऋणावेश ज्यादा होगा तो ध्रुवणता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और डिपेंड किस पे करती है, धनायन के आकार पर। अगर धनायन का आकार ज्यादा है तो ध्रुवणता क्या होगी, कम होगी, सीधी सी बात है, धनायन का आकार ज्यादा होगा, है ना, तो उस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उसकी जो है ध्रुवणता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अच्छा, ऋणावेश के आकार के समानुपाती होती है, ऋणावेश का आकार जितना ज्यादा होगा ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी। एक कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात है ध्रुवणता अगर ज्यादा है तो ध्रुवणता अगर ज्यादा है तो आयनिक यौगिक में, आयनिक यौगिक में क्योंकि ध्रुवणता होने पर जो है इलेक्ट्रॉन साझे होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें सहसंयोजी लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण की मात्रा भी क्या होगी साहब, ज्यादा होगी, सहसंयोजी लक्षण की मात्रा की भी क्या होगी साहब, ज्यादा होगी। बस ये 2 कंसेप्ट है जिन पे क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हर हालत में पूछती है। अब अपना जो ऑप्शन जो दे रखे अपने को, ये दे रखा है कि ये कह रहा है कि जो NaI है उसके बाद में NaBr है, NaCl है और NaF है, ये है, हाँ ये है। ये कह रहा है कि ये इनके आयनिक गुण का कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है ना, ध्रुवणता समानुपाती सहसंयोजी लक्षण की मात्रा, और अगर ध्रुवणता ज्यादा होगी तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और आयनिक लक्षण क्या होंगे साहब, कम होंगे, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर अपन ध्यान से देखें तो इस ग्रुप में देखिए यहां धनायन सब में सेम है, ठीक है, धनायन सब में सेम है, लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जाने पर जो ऋणायन है उस ऋणायन का आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है साहब, आकार घट रहा है। ऋणायन का आकार घट रहा है तो सीधी सी बात है ध्रुवणता घटेगी, ध्रुवणता घटेगी तो सहसंयोजी लक्षण घटेंगे, सहसंयोजी लक्षण क्या करेंगे, घटेंगे, सहसंयोजी लक्षण घटेंगे तो आयनिक लक्षण क्या करेंगे साहब, आयनिक लक्षण जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि इसका आयनिक लक्षण ज्यादा है और इसका आयनिक लक्षण क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपको पूरा मैंने एक कंसेप्ट आपको इस जगह दे दिया है, फजांस के नियम को पूरा एक्सप्लेन कर दिए, तो मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका क्रम उल्टा होना चाहिए, इसमें सबसे अधिक आयनिक लक्षण होगा और इसमें सबसे कम आयनिक लक्षण होगा। हाँ यहाँ पर ये कह देता है कि सहसंयोजी लक्षण का क्रम, तो ये कह देते कि इसमें सर्वाधिक सहसंयोजी लक्षण है, इसमें सबसे कम सहसंयोजी लक्षण है, ठीक है। फिर है ध्रुवण क्षमता, तो ध्रुवण क्षमता पे अभी अपने चर्चा की थी कि जिस पर जितना ज्यादा धन आवेश होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, और आकार अगर जितना बड़ा होगा ध्रुवण क्षमता उतनी कम होगी, ध्रुवणता, ठीक है। ये देखो अगर आकार बड़ा होगा धनायन का ध्रुवणता कम होगी, आकार छोटा होगा ध्रुवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर इनको अपन देखें तो पोटेशियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2 जो है दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, आपको पता है ये, है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो सीधी सी बात है इसका साइज जो है छोटा होगा, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लस चार्ज ज्यादा है, धनावेश की मात्रा ज्यादा है, तो इसकी ध्रुवणता ज्यादा होगी, तो इसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ये यहां तक बात तो सही है। अब कैडमियम प्लस 2 देखें तो कैडमियम प्लस 2 का जो साइज है वो हमें पता है कि कैडमियम प्लस 2 जो है वो अगर सारणी में अग्रणी की स्थिति देखें तो कैडमियम प्लस 2 जो है ना, वो 12वें ग्रुप के अंदर है, और 12वें ग्रुप के बाद में ये आपके जो है तीसरे जो है चौथे आवर्त के अंदर ये तत्व है। इसका मतलब साइज जो है इन सब से क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा होगा तो सीधी बात है ध्रुवण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कथन बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, सी नंबर, ठीक है। फिर देखो ऋणायन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऋणायन में सर्वाधिक ध्रुवणता F- की होगी, नहीं साहब,
हमने कहा था ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसकी ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सबसे बड़ा ऋणायन है तो इसकी ध्रुवणता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्रम क्या लिखा, उल्टा लिखा है। ये तो इन तीनों में सबसे छोटा ऋणायन है ना सम इलेक्ट्रॉनिक में। और सम इलेक्ट्रॉनिक में आप पता है कि ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होता है उस पे उसका साइज उतना ही बड़ा होता है, और जितना कम ऋणावेश होता है उसका साइज उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये छोटा ऋणायन है, उससे बड़ा ये है, इससे सबसे बड़ा ये है। इन दोनों में देखें, ठीक है। तो इनमें जो है O-2 और S-2 में बड़ा ऋणायन कौन सा होगा साहब, O-2 और S-2 के अंदर आपको पता है कि बड़ा ऋणायन जो है वो सल्फर -2 होगा। और बड़ा ऋणायन होगा क्योंकि ये एक ही वर्ग के है, तो ऊपर से जाने पर साइज में क्या होती है, वर्दी होती है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये पूरा लैटिस एनर्जी और फजांस रूल को कंप्लीट करते हुए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 45 पे। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें प्रथम स्पीशीज का द्विध्रुव आघूर्ण दूसरे स्पीशीज से क्या अधिक है ना। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें जैसे HCl है, तो HCl में आपको पता है कि 2 ध्रुव रहते हैं, ये अधिक विद्युतणीय, इसमें माइनस का आता है और इस पे आंशिक क्या आता है, प्लस आ जाता है। तो इनके बीच में थोड़ा आवेश पृथक्करण आ जाता है। आवेश पृथक्करण आने से यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है, जो आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का अगर आपसे कोई पूछ ले साहब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है साहब डी बाई, क्या होता है, डी बाई होता है। और इसकी दिशा पूछ ले तो इसकी दिशा जो है वो होती है +2 या अपन ये कह सकते हैं सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं मोर ईएन लेस ईएन टू मोर ईएन, सॉरी लेस ईएन टू मोर ईएन की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये बात बस इसकी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 है वो हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा। और जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है वो हमेशा कैसा होगा साहब, वो होगा आपका नॉन पोलर, नहीं सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो वो आपका नॉन पोलर होगा। और जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है वो मैंने उल्टा लिख दिया इसको, एक मिनट। द्विध्रुव आघूर्ण जिसका 0 है वो नॉन पोलर होगा, और जिसका लिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है वो कैसा होगा साहब, पोलर होगा। ठीक है, अब अपन इस पे चर्चा स्टार्ट करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण पे। ये कह रहा है NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण जो है प्रथम स्पीशीज और NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण पे चर्चा करें। तो NH3 और NF3 पे मैं यही चर्चा कर लेता हूं। अगर मैं NH3 बनाऊं तो NH3 आपको पता है कि कुछ इस प्रकार होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। NF3 की बात करें तो NF3 की स्ट्रक्चर भी इस टाइप से होती है, और इस पर भी यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो अगर इनके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाऊं तो मैं देखो क्या बनाऊंगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, लेस ईएन टू मोर ईएन होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इधर से इधर होगा, इस तरह से इस तरफ होगा, इससे इस तरफ होगा, इससे इस तरफ होगा, और इसका इससे इस तरफ होगा। तो देखो यहाँ सारे डाइपोल मोमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बात करें तो लेस ईएन टू मोर ईएन होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो किधर होगा साहब, वो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, और इसके लिए किधर होगा साहब, इसलिए इधर होगा। ठीक है ना। तो यहां डाइपोल मोमेंट देखो इन तीनों का जो परिणामी है वो इसमें से घट रहा है। इसका मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। तो अपने से ये पूछा है कि उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें प्रथम स्पीशीज का द्विध्रुव आघूर्ण दूसरे से अधिक है। तो वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है BF3 और BCl3 की बात करें, है ना। तो BF3 और BCl3 की बात करें तो देखो ध्यान से, BF3 और BCl3, ठीक है। तो BF3 की अपन चर्चा करें तो BF3 कैसे होता है, BF3 देखो ये इस टाइप से होगा, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है कि इस टाइप से होती है BF3 की, है ना। ट्राइगोनल आपका क्या होता है, ये त्रिकोणीय समतली होता है। तो डाइपोल मोमेंट वही लेस ईएन टू मोर ईएन। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है कैसे होगा साहब, इसका डाइपोल मोमेंट इस टाइप से होगा, इसका इस टाइप से होगा, ये सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका इस टाइप से होगा। इन दोनों रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे तो इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसलिए सममित अणु है ना। और बात करें BCl3 तो BCl3 के लिए भी कितना आएगा, 0 आएगा। इन दोनों तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांसब्यूट टू इन और सिसब्यूट टू इन, तो ट्रांसब्यूट टू इन कैसे बनाएंगे, ट्रांसब्यूट टू इन, है ना। तो ट्रांसब्यूट टू इन अपना कैसे बनेगा साहब, ऐसे बनेगा, ये ट्रांसब्यूट टू इन है ना, जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में, हाइड्रोजन अपोजिट साइड में। ठीक है, ये ट्रांस होगी। और सिसब्यूट टू ब्यूटिन क्या होगी, जो सेम एटम है वो क्या होंगे साहब, एक तरफ होंगे। तो ये हो गया सिस ब्यूट टू इन। ठीक है, इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें अपन तो इसमें डाइपोल मोमेंट देखो कैसे होगा, लेस ईएन टू मोर ईएन। आपको पता है कि द्विबंधित कार्बन जो है ना, ये sp2 संकृत है, ये sp3 संकृत है, ये sp3 है, ये sp2 है।
तो द्विबंधित कार्बन जो है इसमें जो है आपको पता है कि S प्रतिस्थापन ज्यादा है, तो इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके लिए डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे आएगी। इसके लिए कैसे आएगी, ऐसे आएगी। और हाइड्रोजन में भी बताया आपको कार्बन की ईएन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा ईएन वाला है, ये कम वाला, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, ऐसे, और इसकी भी कैसी होगी, ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब होगा ये इनमें कि इसमें ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा साहब, 0 आ जाएगा। इसमें चर्चा करें तो इसका डायपोल मोमेंट इसके लिए तो कैसे होगा, ऐसे, इसके लिए कैसे होगा, ऐसे, इसके लिए कैसे होगा, इन दोनों रिजल्ट कहां पे आएगा, यहां आएगा। इसका कैसे होगा, ऐसे, और इसका कैसे होगा, इसलिए रिजल्ट कहां पे आएगा, यहां। लेकिन आपको पता है कि ये जो है बड़ा ग्रुप है, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसका जो है डायपोल मोमेंट कम होगा और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, अब बात करें, ये कह रहा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, और 1,4 डाइहाइड्रोक्सोबेंजीन, ये, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें वही सेम बात है कि आपको पता है कि ये द्विबंधित कार्बन है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है ज्यादा होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसे होगी साहब, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और इसकी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। दोनों कैंसिल कर देंगे तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसमें देखें तो इसमें हमारे अनुसार देखें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इसकी ऐसे होना चाहिए, इसका ऐसे होना चाहिए, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन इसका 0 नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में देखें तो वास्तव में जो ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, ये ऐसे होता है और ये जो है ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए डायपोल मोमेंट देखें अपन, इसके लिए देखें, इसके लिए तो लेस N2 मोर इन, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा और इसका डायपोल मोमेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये दोनों डायपोल मोमेंट क्या होंगे, ऐसे होंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में क्या आएगा, ऐसे आएगा। इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार तो इसका 0 है, इसका 0 नहीं है, तो इसका कम है, इसका क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि प्रथम स्पीशीज का ज्यादा होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये डायपोल मोमेंट पे पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 55 पे। नीचे दिए गए बंधनों में हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है ना। तो देखो जो H बॉन्डिंग है ना, उसमें सीधी सी एक बात ध्यान रखना कि H बॉन्डिंग की सामर्थ्य जो होती है वो समानुपाती होती है EN के। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ H सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, एक अंतःअणुक होती है, एक अंतरणुक होती है। अंतःअणुक जो एक ही अणु के अंदर होती है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अंतरणुक जो दो अणुओं के बीच में होती है, जैसे बोरिक एसिड के अंदर होती है, HF में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो है अपन कल वाले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। अब देखो इसमें देखें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो, यहाँ हाइड्रोजन और F माइनस के बीच में देखो F माइनस है ना, तो इसके बीच में तो सीधी सी बात है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सल्फर ऑक्सीजन फ्लोरीन में से, यहाँ पे फ्लोरीन की ज्यादा होगी, इन दोनों में से। ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ ऋण आवेशित आयनित है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये अधिक ऋणात्मक है, तो ये प्लस को अधिक अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए H बॉन्डिंग थर्ड में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। थर्ड से कम किसी में होगी, H और F के बीच में, यानी कि 4 में होगी। ठीक है, अब इनमें से देखो यहाँ H के साथ में H जुड़ा हुआ है, H के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसलिए इसमें H बॉन्डिंग ज्यादा होगी और इसमें क्या होगी साहब, कम होगी। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा साहब, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये H बॉन्डिंग का क्वेश्चन शायद इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन हमें एग्जांपल्स इनके याद रहने चाहिए, है ना। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के एग्जांपल और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के एग्जांपल हमारे जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे याद रहने चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस किस के बीच में। एक तो आपको एग्जांपल याद करने, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। एक आपको जो है एग्जाम्पल याद रहना चाहिए इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इन दोनों के एग्जाम्पल आपको क्या रहने चाहिए साहब, याद रहने चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे चले। निम्न हाइड्राइडों को उनके बंध कोण बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है, इनको बॉन्ड एंगल के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। एक बार थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, ये पानी ठंडा ज्यादा है यार, ये फंड खराब करेगा। अपना क्वेश्चन ये है कि निम्न हाइड्राइडों को उनके बंध कोण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
ठीक है। तो अगर अपन बात करें बॉन्ड एंगल की बात करें, है ना, तो बॉन्ड एंगल की अगर अपन चर्चा करें तो बॉन्ड एंगल किस किस पे डिपेंड करता है। देखो पहली बात यह है कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बंद एंगल जो बॉन्ड एंगल होता है वो S% लक्षण के समानुपाती होता है। यानी कि अगर संकर्ण sp है तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल होगा, उससे sp2 में उससे कम sp3 के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां तो संकर्ण की जो है लगभग देखें तो सब में संकर्ण क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर ऐसा नहीं हो तो दूसरी बात डिपेंड किस पे करता है, बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है लोन पेयर पे, नंबर ऑफ लोन पेयर पे। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा साहब, कम होगा। लेकिन अपने यहाँ पे देखें तो ये तो एक ही ग्रुप के जो है हमारे पास में मॉलिक्यूल्स है, इन सब पर एक एक लोन पेयर है, यानी कि सब पे लोन पेयर भी क्या है, समान है, और पार्श्व एटम भी क्या है, समान है। तो तीसरी बात, और बॉन्ड एंगल किस किस पे डिपेंड करता है, मैं मतलब आपको बॉन्ड एंगल के जितने भी लगभग कंसेप्ट है उन सभी पे आपको रूबरू करवा रहा हूं। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है अगर लोन पेयर सेम है तो फिर बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है समानुपाती जो है सेंट्रल एटम जो है केंद्रीय परमाणु है उसकी EN पे डिपेंड करता है, केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु की जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा कंसेप्ट इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि सबसे अधिक होगा अमोनिया का, अमोनिया के बाद में होगा PS3 का, PS3 के बाद में होगा ASS3 का, AS3 के बाद में होगा SbS3 का, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा साहब, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है तो फिर हम बॉन्ड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, चौथी बात। ठीक है, तो अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता पर। ठीक है, अगर बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा और समानुपाती होगा। ठीक है, पार्श्व परमाणु के आकार पर, पार्श्व जो साइड एटम है बंधा हुआ है पार्श्व परमाणु के आकार पे, अगर पार्श्व परमाणु का आकार ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और पार्श्व परमाणु का आकार अगर कम है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बात अपनी यहां से जो कंसेप्ट है ये हमारा क्लियर होता है, किसका, बॉन्ड एंगल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अब अपन इस हाइड्रोडोम की जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां इनमें और क्या क्या पूछ सकता है, और हमें इन पे पूछ सकता है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसके बारे में पूछ सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे पूछ सकता है, और आपके अपचयी गुण पे पूछ सकता है, क्षारकता पे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इनकी जो है तापीय स्थायित्व की बात करें तो तापीय स्थायित्व जो है वो कैसे जो है डिफाइन होगा। तो तापीय स्थायित्व जो है इनका वर्ग के अनुदिश घटता है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बढ़ता जाता है। तो तापीय स्थायित्व जो है वो वर्ग के अनुदिश इनका क्या करता है साहब, घटता। सॉरी गलत लगा दिया मैंने, BiS3। ठीक है, तो तापीय स्थायित्व में क्या है, सेंट्रल एटम बढ़ रहा है और हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो तापीय स्थायित्व क्या करेगा, घटेगा। और तापीय स्थायित्व के बाद अगर क्रम ये है तो सीधी सी बात है, आपसे पूछ ले कि इनकी बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या होगा साहब, तो बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम यही सेम होगा, क्योंकि तापीय स्थायित्व जो है वो ही तो बंध वियोजन ऊर्जा से डिसाइड होता है। तो बंध वियोजन ऊर्जा भी क्या करेगी, यहाँ पे घटेगी, और बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी तो तापीय स्थायित्व भी घटेगा। बात करें इनके बेसिसिटी यानी कि क्षारकता की बात करें तो क्षारकता भी क्या करेगी, इसी टाइप से, अगर बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी तो क्षारकता क्या करेगी साहब, क्षारकता भी इनकी क्या करती है, घटती जाती है। ठीक है, तो क्षारकता क्रम भी इनका क्या होगा, यही होगा, AsS3, SbH3 और BiH3। ये 3 क्रम तीनों NCERT के क्रम है, इनमें से एग्जाम में कोई सा भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्षारकता अगर इनकी घट रही है तो बात करें इनके अपचय गुण, यानी कि हाइड्रोजन देकर के दूसरे का अपचयन करने का गुण क्या करता है, तो देखो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि इनका जो अपचयी गुण है वो क्या करता जाएगा साहब, वो अपचयी गुण जो है वो बढ़ता जाएगा, AsH3 इस टाइप से घटता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा। तो सबसे अधिक अपचयी कौन होगा, BiS3 जो है सर्वाधिक अपचयी होगा। ये भी NCERT का एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की इनकी बात करें, अब दो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी NCERT में चर्चा कर रखी है। तो मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक किसका होता है, अमोनिया का होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है छोटे आकार के कारण और उच्च आवेश घनत्व के कारण। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है
ये क्या करता है, घटता जाता है। ठीक है, SbS3 और PS3 का क्या होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सर्वाधिक किसका होता है, BiS3 का, क्योंकि इसका परमाणु भार सबसे ज्यादा है। उसके बाद में किसका होगा, HbS3 का। उसके बाद में किसका होगा, अमोनिया का होगा। ये थोड़ा सा असमान्य व्यवहार है, आप एक्सेप्शन के तौर पे इसको क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। और उससे कम किसका होगा, सॉरी, AsH3 का, और उससे कम होगा PH3 का। यानी कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अपने पूरे ग्रुप का हाइड्राइड से सबसे क्या होता है, कम होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये पूरे की पूरी तीनों जो कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे आपको NCERT से ही दिए गए हैं। इनको आप अच्छी तरह तैयार कर ले, ये कोई सा भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर हो गया इसमें बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, निम्न में से कितनी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो अगर पहले बात करें ClO4 माइनस में, तो यहां पर देखो क्लोरीन के अंदर 7 और 1 माइनस का 8, यानी इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, BF3 की बात करें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, एक तो सेकंड हो गया। SO4 की बात करें तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें देखो 4 2 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बोनेट की बात करें तो इसका ऑक्टेट भी क्या है, यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, और बात करें अपन AlF3 की बात करें तो AlF3 के अंदर ध्यान से देखें तो ये आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक में जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये आयनिक यौगिक बनते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो है आपका ClF3 है, तो ClF3 अगर बात करें अपन ClF3 के अंदर भी ध्यान से देखें तो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इसमें मतलब ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन न्यून है, वो एक ही है, कौन सा है, BF3 है, जो लुईस अम्ल की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो कितनी स्पीसीज है, वो एक ही स्पीसीज है। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी 57 हो गया, हाँ 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कक्षकों के अति व्यापन का सही क्रम नहीं है। तो बात करें ओवरलैपिंग, है ना, तो ओवरलैपिंग आपको पता है कि 2 प्रकार की होती है, एक होती है समाक्षीय और एक होती है पार्श्व अतिव्यापन। तो समाक्षीय अतिव्यापन में क्या होता है कि दोनों कक्षक एक ही अक्ष पर एक दूसरे के पास आकर के ओवरलैप करते हैं और उसमें अधिकतम ओवरलैपिंग होती है। और पार्श्व में क्या होता है, समाक्षीय में तो इस टाइप से जो है कक्षक आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। और पार्श्व में क्या करते हैं, एक दूसरे से साइड में आकर के ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि समाक्षीय अतिव्यापन जो है वो पार्श्व अतिव्यापन से ज्यादा जो है ओवरलैपिंग रखता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो कक्षक दिशात्मक गुण रखते हैं उनमें अतिव्यापन ज्यादा होता है, और जो अदिशात्मक होते हैं उनमें अतिव्यापन क्या होता है, कम होता है। ऐसा हमें पता है कि अदिशात्मक कक्षक होता है, एस कैसा होता है, अदिशात्मक होता है, और पी डी एफ ये क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। तो हमें पता है कि अदिशात्मक बीच में अतिव्यापन हो रहा है तो ये कम होगा। और अब देखो यहाँ पर भी अदिशात्मक है और ये कैसा है, दिशात्मक है, तो इनमें अतिव्यापन इससे ज्यादा होगा। और यहाँ पर दोनों क्या है, दिशात्मक है, तो इसमें अतिव्यापन इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है ना। दिशात्मक कक्षकों के बीच अतिव्यापन अदिशात्मक की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो यहां जो है एक ही प्रकार के कक्षक है, ठीक है, लेकिन यहां देखो n का मान बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक ही प्रकार के कक्षक हो, है ना, जैसे तो सारे यहाँ पे अदिशात्मक कक्षक है और n का मान बढ़ता जाएगा तो इनका साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ता जाएगा तो ओवरलैपिंग भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, वो भी क्या करती है, बढ़ती है। तो ये कथन भी क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे ये अदिशात्मक है, ये अदिशात्मक है, ये अदिशात्मक है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे sp, ये sp2, ये sp3, तो यहाँ पे s प्रतिलक्षण कितने हैं, 50% है। यहाँ पे कितने हैं साहब, यहाँ पे ये जो है s प्रतिलक्षण 33% है, और यहाँ पे कितने हैं, 25% है। अगर s लक्षण घटते जाएंगे, ठीक है, s लक्षण घटते जाएंगे, है ना, तो सीधी सी बात है यहाँ s लक्षण जो है क्या है, आपके 50% है दिशात्मक, ये sp क्या है, p लक्षण क्या है, 50% है, और यहाँ s लक्षण कम है, p लक्षण ज्यादा है, यहाँ s लक्षण है, p लक्षण क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, उससे कम इसमें होगी और उससे कम इसमें होगी। यानी कि अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जहां s प्रतिशत ज्यादा होंगे, है ना, तो सारी बात s प्रतिशत ज्यादा होंगे तो वहां पे ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ s प्रतिशत कम है तो ओवरलैपिंग कम होगी, यहाँ s प्रतिशत और कम हो गए तो यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग और क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग जो है वो डिपेंड करती है किस पर, ओवरलैपिंग जो है वो डिपेंड करती है s प्रतिशत लक्षण पे डिपेंड करती है। अगर s प्रतिशत ज्यादा है तो ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट ही आपको यहाँ से क्लियर करता है, तो ये बात बिल्कुल क्या सही है।
ठीक है। फिर ये कह रहा है देखो sp sp sp2 sp2 sp3 sp3, तो sp sp में देखो दोनों क्या है, डायरेक्शनल है, और दोनों डायरेक्शनल है। अच्छा, दूसरी बात, एक देखो बात ध्यान रखना हमेशा, अदिशात्मक से जो संकृत कक्षक होते हैं, असंकृत कक्षक से संकृत कक्षक जो होते हैं वो ज्यादा, आपको पता है कि दिशात्मक गुण रखते हैं और ज्यादा ओवरलैपिंग दर्शाते हैं, तो इनमें ऐसे ये एसपी में ज्यादा होंगे, ठीक है। और संकृत के अंदर बात करें तो संकृत में जिसके अंदर एस लक्षण ज्यादा होंगे उसकी ओवरलैपिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब देखो चौथे ऑप्शन में एसपी एसपी, तो एसपी एसपी दोनों क्या है, संकृत कक्षक है, तो दोनों कैसे है, डायरेक्शनल है, और डायरेक्शनल है तो दोनों के अंदर अब अपन डिपेंड करेंगे कि ओवरलैपिंग किसे डिसाइड करेंगे, एस प्रतिशत लक्षण से। तो यहां दोनों के अंदर 50-50% एस लक्षण है, तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर 33% है, इसके अंदर 25% है, तो मतलब यहां से इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो एस प्रतिशत लक्षण क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, और एच प्रतिशत लक्षण घट रहे हैं, तो सीधी सी बात है साहब, ओवरलैपिंग भी क्या करनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन ये तो कह रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साहब, यहाँ पे डी नंबर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। बात समझ में आई। तो मैं ओवरलैपिंग से यहां से 3-4 कंक्लूजन निकाल सकता हूं। एक नंबर कि जो समाक्षीय अतिव्यापन होता है, ठीक है, वो पार्श्विक अतिव्यापन से ज्यादा होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कक्षक सेम रहते हुए n का मान बढ़ता है तो उससे जो है ओवरलैपिंग क्या करती है, बढ़ती है। तीसरा मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, वो ओवरलैपिंग जो है वो समानुपाती होती है एस प्रतिशत लक्षण की समानुपाती होती है। ये बात कहां पे करेंगे आप, ये बात करेंगे आप संकृत कक्षकों के अंदर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी बात है, जो दिशात्मक कक्षक है, दिशात्मक कक्षक है ना, कौन कौन से हैं, जैसे पी है, डी है, एफ है, ये ज्यादा ओवरलैपिंग रखते हैं किससे साहब, अदिशात्मक से ज्यादा ओवरलैपिंग रखते हैं। अदिशात्मक कौन सा है, एस है। तो ये 4 ओवरलैपिंग के कंसेप्ट है। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो ये सारी बातें अपना ओवरलैपिंग से इनको आपस में मिक्सअप कर सकते हैं। कैसे भी, अगर बात करें अतिव्यापन, अगर अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कंसेप्ट भी आप यहां से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे सत्य कथन है, C6H6 में असंतृप्तता की कोटि 4 है। C6H6 बोले तो बेंजीन, तो बेंजीन में अगर अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें तो क्या 4 होती है क्या, कैसे निकालते हैं अपन, अगर अपने को स्ट्रक्चर दे रखी हो और उसे असंतृप्तता की कोटि निकालनी हो, है ना, तो असंतृप्तता की कोटि कैसे निकालते हैं, असंतृप्तता की जो कोटि होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखी हो तो, है ना। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, और रिंग कितनी है, 1 है, तो इसके अंदर असंतृप्तता कोटि कितनी होगी, 4 होगी। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। एल्केन में कार्बन श्रृंखला रेखीय होती है, तो अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन में कार्बन श्रृंखला ऐसे जिग टाइप होती है ना, ब्रांचिंग भी हो सकती है, रेखीय होती है, कोई जरूरी बात नहीं है, तो ये कथन क्या है, गलत है। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल की अगर बात करें CH3 CH2 CN, इसकी बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है कि 3 sp3 संकृत कार्बन होते हैं। नहीं साहब, इसमें अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जो है sp संकृत है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, तो 3 sp संकृत कार्बन इसके अंदर नहीं होते, तो ये बात भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन केवल और केवल कौन सा है, बी कथन है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लिए सही कथन क्या होगा, ये एक अस्थायी प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो है एक अस्थायी प्रभाव होता है। क्या होता है कि जो बहु अबंध वाली स्पीसीज है ना, बहु अबंध वाली स्पीसीज, जैसे अपन चर्चा करें एल्कीन है या आपके एल्काइन है ना, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इन पर जब कोई भी आक्रमणकारी अटैकिंग स्पीसीज, जिनको या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, आक्रमण करती है, तो इनकी जो ये बहुबंध के जो पाई बॉन्ड है ये क्या करते हैं, विस्थापित होते हैं, और विस्थापित होते हैं तो इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। और जैसे ही आक्रमणकारी स्पीसीज जुड़ी रहती है तब तक तो विस्थापित रहते हैं, और जैसे ही आक्रमणकारी स्पीसीज हट जाती है तो वापस पाई बॉन्ड अपनी मूल स्थिति पे आ जाते हैं, यानी कि उस समय ये जो है स्थायी नहीं रहते हैं, वापस हट जाते हैं,
ठीक है, तो ये एक अस्थायी प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, ये एक अस्थायी प्रभाव होता है। आक्रमणकारी स्पीशीज डालिया तो प्रभाव क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। जैसे बात करें अगर इस पे H+ अटैक करें तो क्या होगा, इधर से इसको ऐसे दर्शाते हैं, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये H+ क्या करेगा, अपने से विपरीत आवेश पे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ये यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में डिसाइड, उसी डायरेक्शन में गए हैं जिधर आक्रमणकारी स्पीशीज जुड़ी है, इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी प्रकार अगर अपन एक चर्चा करें, जैसे ये कार्बोनिल है, अब बताया कि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे माइनस है और इस पे क्या है, प्लस है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आक्रमण करता है, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है, जैसे साइनाइड आक्रमण कर रहा है, तो ये नेगेटिव क्या पे जाके जुड़ेगा, जहां पे धनात्मक चार्ज होगा ये यहां आकर के जुड़ जाएगा, यहां आकर के जुड़ेगा, तो इस पे क्या बनेगा, यहां ये साइनाइड जुड़ गया और यहां पे ये ऑक्सीजन माइनस आ गया, ठीक है। तो अब देखो मतलब कि जो आक्रमणकारी स्पीशीज है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आक्रमणकारी स्पीशीज तो यहां पे जुड़ी है और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर हुआ है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। तो ये एक अस्थायी प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, अस्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जैसे अपन यहां से साइनाइड डालेंगे तो वापस ये अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे और ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बंध का गुणधर्म है, बिल्कुल सही बात है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या होते हैं, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होते हैं, स्थानीयकृत होते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही बात है। यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं या नाभिक्स नहीं, अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये हटा लिया जाए तो ये प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे मानो मैंने यहाँ से H+ डाल लिया तो वापस ये क्या करेगा, एल्किन बन जाएगा, तो ये बात भी क्या है, सारे कथन इसके क्या हो गए, सही कथन हो गए, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लिए सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, प्रोपेन बनाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। ये आपको 3-4 समीकरण दे रखी है, प्रोपेन बनानी है। प्रोपेन आपको पता है कि प्रोपेन क्या होती है, CH3 CH2 CH3 एक टाइप का ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन होता है। तो अगर मैं इस पहले अभिक्रिया को देखूं तो यहां पे क्या कर रहा है, देखो सोडियम के साथ, सोडियम जो है इसको लेकर के एथिल आयोडाइड और मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन कराई जा रही है सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये आपको पता है कि ये वुड्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, ये वुड्स रिएक्शन है। और वुड्स रिएक्शन होगी तो सीधी सी बात आपको पता है कि अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो यहां पर जो है इस टाइप से ब्यूटेन भी बन सकती है, यहां पे इन दोनों से प्रोपेन भी बन सकती है, और यहां पे इन दोनों के आक्रमण से आपस में CH3 से एथेन भी बन सकती है। तो प्योरली प्रोपेन अपने यहां पे कहें तो हमें प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी रिएक्शन को ध्यान से देखो। दूसरी रिएक्शन जो है वो क्या है, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम साल्ट है। इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जा रहा है, जलपटन कराया जा रहा है। तो ये आपको पता है कि ये कौन सी विधि है, ये कोल्बे विद्युत अपघटन विधि है। और कोल्बे अपघटन विधि होगी तो अगर उसमें समान सोडियम लवण है तो उनसे जो है अलग अलग प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। जैसे अगर इसको ले तो इससे जो है क्या क्या बन सकता है, इसको लेंगे तो यहाँ पे ये CO2 क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहां से हमें एथेन मिल सकती है, उससे हमें मेथेन मिल सकती है, ठीक है। या अगर ये 2 है तो उससे अपने को ब्यूटेन मिल सकती है, ठीक है, और उससे अपने को जो है एथेन मिल सकती है। तो मतलब यहां भी प्योर प्रोपेन हमें प्राप्त होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये कोल्बे विद्युत अपघटन हो गया, जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन होता है और कैथोड पर एल्केन मिलती है, एनोड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो ये एक एल्किल हैलाइड है, इसको ट्रीट किया जा रहा है गिलमान रिएजेंट के साथ में। गिलमान रिएजेंट क्या होता है, गिलमान रिएजेंट आप जानते हो डाई मेथिल कॉपर लिथियम होता है, ठीक है। इसके साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा CH3 CH2 और CH3, यानी कि यहां पे आपको बिल्कुल क्या मिलेगी, प्रोपेन मिलेगी। इसको कहते हैं कोरे हाउस संश्लेषण कहते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, ये प्रोपेन निर्माण की कोरे हाउस संश्लेषण है, कोरे हाउस संश्लेषण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको गिलमान रिएजेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन, गिलमान रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन देखो, ये सोडियम सोल्ट है एक, वापस आप NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सोडा लाइम बोलते हैं, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलेगी तो यहां पे एक कम कार्बन की आपको क्या मिल जाएगी, एक कम कार्बन की जो है एल्केन मिलेगी। कौन सी मिलेगी, एथेन प्राप्त होगी, ठीक है। तो आपको प्योर अगर प्रोपेन चाहिए तो प्योर प्रोपेन आपको केवल एक ही मेथड से मिल सकती है, वो कोरे हाउस संश्लेषण से यहां से मिल सकती है, वुड से, कोल्बे से, और इससे आपको नहीं मिल सकती, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, 3 नंबर आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए समूह में प्लस एम प्रभाव का घटता हुआ क्रम कौन सा है। प्लस एम प्रभाव मतलब धनात्मक मिजोमेरिक इफेक्ट। धनात्मक मिजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जहां पर जो है जिसके साथ में ये ग्रुप अटैच होंगे उसको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बढ़ाएंगे, तो हमें पता है कि अगर ये ऋणावेशित है और ये उदासीन है तो सीधी सी बात है, ऋणावेशित है जिसके पास मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इनके देने की ज्यादा क्षमता होगी, तो ये प्लस एम इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब डिपेंड करें तो प्लस एम ऑक्सीजन का ज्यादा होगा या CH2 माइनस का ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे कार्बन कम ऋणावेशित है, कार्बन कम सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम विद्युत ऋणी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो है प्लस एम इफेक्ट किसका होगा, वो होगा CH2 माइनस का, उससे कम किसका होगा, O माइनस का। अब इनमें से ध्यान से देखें तो इसमें देखो इस ऑक्सीजन के साथ में केवल मेथिल है, लेकिन यहां पर देखो, यहां अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये इस पे माइनस तो है ही, ये और ये कार्बन, ये इस टाइप से, यहां इस पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लोन पेयर देने के लिए थोड़ा सा क्या करेगा, प्रतिबंधित करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, प्लस एम देने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, इसमें थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उससे कम कौन ज्यादा कौन हो जाएगा, OH3, और उससे कम कौन हो जाएगा, OCH3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका भी C नंबर आंसर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस एम वाले, प्लस माइनस एम वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं। प्लस एम वाले जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, माइनस एम वाले जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। इसी प्रकार प्लस आई वाले कौन से होते हैं, प्लस माइनस आई वाले कौन से होते हैं, प्लस आर वाले कौन से होते हैं, माइनस आर वाले कौन से होते हैं। ये आपको एक एक एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। यही क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल यही। इसमें एक आपको जो है दे रखा है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में अनुनाद संभव है। तो इसका मतलब इसका अनुनाद संरचना इस टाइप से भी बन सकती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप से भी आ सकता है ना। तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये यहां पर जो है, ये अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां आंशिक डबल बॉन्ड के करैक्टर जो है आपको यहां पे मिल जाएंगे अनुनाद के कारण। तो C2 और C3 कार्बन के मध्य बंध लंबाई क्या होगा, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा है। तो इन देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या होंगे, आंशिक द्विबंध के गुण होंगे। क्यों होंगे, अनुनाद के कारण होंगे। और आंशिक द्विबंध के गुण होंगे तो आपको पता है कि एकल बंध की लंबाई तो होती है 154 एंगस्ट्रॉम और द्विबंध की लंबाई होती है 134 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो है ये आंशिक द्विबंध के गुण होंगे, परमानेंट यहाँ पे द्विबंध नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसकी जो है, और नहीं परमानेंट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आएगी, 154 और 1.34 के बीच के लगभग आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका C नंबर आंसर हो जाएगा। 154 से कम रहेगी और 1.334 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि परमानेंटली डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा, परमानेंटली सिंगल बॉन्ड भी नहीं रहेगा। किसके कारण, अनुनाद के कारण। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा यौगिक अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, तो अतिसंयुग्मन आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होती है। और अल्फा हाइड्रोजन किस किस के अंदर आपको देखनी है, एक तो इन यानी कि एल्कीन के अंदर, ठीक है, एक आपको देखनी है फ्री रेडिकल के अंदर, ये आपको दर्शाएंगे, ये आपको जो है कार्बोकेटाइन दर्शाएंगे। तो ये जो 3 स्पीसीज है ये अतिसंयुग्मन दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कहां कहां आपको जो है अल्फा हाइड्रोजन मिलती है। तो यहां देखें ये जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे वाला जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है यहाँ पर कितनी कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये अतिसंयुग्मन दर्शाएगा। ये कार्ब एनायन है, तो कार्ब एनायन कभी भी अतिसंयुग्मन नहीं दर्शाता है। ये कार्ब धनायन है, तो कार्ब धनायन देखो ये हो गया, इससे अगला अल्फा कार्बन ये हो गया, तो यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये भी अतिसंयुग्मन दर्शाएगा। इसी प्रकार ये देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन जो है आगे ये क्या हो गया साहब, ये है आपका जो है अल्फा कार्बन हो गया। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया और ये आपका CH2 और ये CH3, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन है तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी आपका क्या करेगा, अतिसंयुग्मन दर्शाएगा। ठीक है, तो अतिसंयुग्मन हाइपरकॉन्जुगेशन कौन कौन से दर्शाएगा, यहाँ पे A दर्शाएगा, C दर्शाएगा, D, ACD, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं जो एग्जाम में अगर पूछ ली जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो अतिसंयुग्मन कौन कौन, एल्कीन, फ्री रेडिकल और कार्ब धनायन जो है अतिसंयुग्मन दर्शाते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। निम्न में से कौन सा एक सभी प्रभाव, प्रेरणिक, मिजोमेरिक और अतिसंयुग्मन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्लस या माइनस आई इफेक्ट भी दर्शाता है, रेजोनेंस भी दर्शाता है और आपका जो है अतिसंयुग्मन भी दर्शाता है। तो देखो
अगर पहले वाले में बात करें तो यहां पर इस CH3 का और Cl की बात करें तो Cl जो है ये माइनस आई फैक्टर दर्शाएगा और ये प्लस आई फैक्टर दर्शाएगा। इसका मतलब कि यहां केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव है ना, केवल और केवल कौन सा साहब यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव है, यहां बाकी वाले कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बात करें तो इसमें देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में ये मेथिल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा साहब, ये अपना जो है प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, ये अपना प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। दूसरी बात, डबल बॉन्ड के आगे ये कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी देगा, लेकिन ये अनुनाद नहीं देगा। तो ये प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों दर्शाएगा, यानी कि आई इफेक्ट और अतिसंयुग्मन दोनों ये क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, इसमें अगर चर्चा करें तो देखो इसमें अगर ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देखो ये अल्टरनेट आ रहे हैं, इसका मतलब ये अनुनाद भी दर्शाएगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ में ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में ये मेथिल है, तो मेथिल का आपको पता है कि प्रेरणिक प्रभाव होता है, तो ये प्रेरण भी दर्शाएगा, प्रेरणिक प्रभाव दर्शाएगा। और देखो डबल बॉन्ड कार्बन से आगे वाला ये जो मेथिल है, ठीक है ना, और ये भी CH3 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये मेथिल है, तो ये मेथिल क्या करेगा, अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन होगा तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो ये मतलब इसका अतिसंयुग्मन भी दर्शाएगा। तो यानी कि ये आपको तीनों प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तीसरा जो अणु है ना, ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका C नंबर आंसर हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके प्रेरणिक प्रभाव, बीजोमेरिक प्रभाव और अनुनाद तीनों क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए ये है। इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब कि इसके अंदर अनुनाद तो है ना, अनुनाद तो इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको जो है प्रेरणिक प्रभाव दिखाई देगा क्या, कहीं प्रेरणिक प्रभाव नहीं हुआ। तीसरी बात, कहाँ आपको अतिसंयुग्मन, अतिसंयुग्मन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड कार्बन से आगे कोई कार्बन है क्या, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो उसको हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, तो इसका मतलब ये अतिसंयुग्मन भी नहीं दर्शाएगा। तो ये केवल और केवल क्या दर्शाएगा, अनुनाद दर्शाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद में 66, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पे ये आपको दे रखा है नॉर्मल हेक्सेन, है ना, नॉर्मल हेक्सेन दे रखा है। और आपको पता है कि नॉर्मल हेक्सेन को जब ट्रीट करते हैं अपन 773 केल्विन टेम्परेचर पर जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में और एल्यूमिना के साथ में, तो इस रिएक्शन को कहते हैं एरोमेटिकरण या पुनर्संभवकरण कह भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या कर जाता है कि एक असाकित हाइड्रोकार्बन को एक जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन में रूपांतरित किया जाता है, यानी कि एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट किया जाता है, और आपको यहाँ पे उत्पाद मिलेगा, क्या मिलेगा साहब, यहाँ पे 6 कार्बन है तो बेंजीन प्राप्त होगी। तो ध्यान से देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, साकित हाइड्रोकार्बन से आपको जो है आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कहते हैं एरोमेटिकरण कहते हैं, या चक्रीकरण कहते हैं, या पुनर्संभवन इसको कहा जाता है ना। इसके एरोमेटिकरण कह दो, या फिर इसको क्या कहते हैं, चक्रीयकरण भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, पुनर्संभवन भी इसको कहा जाता है। और ये NCERT के अंदर दे रखी है एल्केन की अभिक्रिया के अंदर। ये कह रहा है अंतिम उत्पाद साइक्लोहेक्सेन है क्या, नहीं साहब, साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, तो ये बात तो क्या है, गलत है। अंतिम उत्पाद टोलुइन है, नहीं साहब, अगर 7 कार्बन यहां पे होते तो टोलुइन बनता, लेकिन सही कार्बन है तो बेंजीन बनेगी, तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। अंतिम उत्पाद एरोमेटिकता के हकल नियम की पालना करता है, बिल्कुल सी बात है। एरोमेटिकता जो हकल नियम होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। कौन सा गलत है, ये एल्केन का नियंत्रित ऑक्सीकरण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से हर हाल पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्केन के नियंत्रित ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, एल्केन को जो है उच्च दाब और वायु की उपस्थिति में कुछ ताप पे गर्म किया जाता है, तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे पहला उत्पाद दे रखा आपको कि अगर मेथेन के 2 मोलिक्यूल लेकर के उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के या ऑक्सीजन के साथ में 523 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर की उपस्थिति में और 100 एटीएम दाब पर गर्म किया जाए, तो उत्पाद आपको जो है मेथेनॉल प्राप्त होता है। ये बिल्कुल बात क्या है, सही बात है। अगर इसी मेथेन को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करें, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करें, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलता है। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसके जो दोनों क्वेश्चंस है वो दोनों पॉइंट इसके क्या है, बिल्कुल सही पॉइंट इसके है। ठीक है, अब इसका अगर तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मेथेन को ऑक्सीजन के साथ में मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करे तो मेथेनॉल मिलता है क्या, नहीं साहब, ये बात गलत है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मेथेनॉल नहीं मिलकर के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। और अगर आप जो है ये जो तृतीयक जो एल्केन है, इसको केमोनोफोर के साथ में इसका ऑक्सीकरण करवाएं तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। और एक इसकी क्वेश्चन जो है रिएक्शन बच गई, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिएक्शन है, वो ये है कि अगर जो है एथेन का ऑक्सीकरण किया जाए
किसका, एथेन का, CH3 है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आपको, है ना, 2C2H6। इसका अगर ऑक्सीकरण किया जाए किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण किया जाए तो यहां पे आपको क्या मिलता है साहब, यहां पे आपको मिलता है एसिटिक अम्ल उत्पाद। क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल उत्पाद इसका मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई एग्जाम में बार बार पूछी गई रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एल्केन का नियंत्रित ऑक्सीकरण है। इन चारों रिएक्शन में से, है ना, 1 2 3 और 1 4, 4 में से एक रिएक्शन हर हाल सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी जाती है, तो आपको ये कंफर्म याद रहनी चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसका, 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, किसी धनायन द्वारा अपने निकटतम ऋणायन की आकृति में विकृति उत्पन्न करना ध्रुवण कहलाता है ना, फजांस का नियम है। इसके सापेक्ष कौन सा कथन सही है, उच्च आवेश वाले धनायन द्वारा अधिकतम ध्रुवण होता है, बिल्कुल सही बात है। जो ज्यादा आवेश रखता है धनायन, उसका द्वारा ध्रुवण भी क्या होगा, अधिकतम ध्रुवण होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है साहब, ये सही बात है। न्यून त्रिज्या वाले धनायन द्वारा न्यूनतम ध्रुवण होता है, त्रिज्या कम है तो ध्रुवण क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर आवेश घनत्व ज्यादा होगा। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, बड़ा धनायन अधिक ध्रुवणता उत्पन्न करता है, गलत बात है साहब। बड़ा धनायन होगा तो आवेश घनत्व कम होगा, ध्रुवणता भी क्या होगा, कम होगा, तो ये बात भी गलत होगी। धनायन की ध्रुवण क्षमता ऋणायन से कम होती है, ये बात डिपेंड करती है धनायन और ऋणायन के आवेश पे। तो ये बात वैसे अपने कोई कह सकते हैं कोई स्ट्रिक्ट बात नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कितनी स्पीसीज है जिनके संकरण में रिक्त कक्षकों का उपयोग होता है ना। डाइबोरेन जैसे B26 है, तो डाइबोरॉन आपको पता है कि डाइबोरॉन में क्या होता है कि इस टाइप से यहां जो है बोरोन के रिक्त कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो बोरोन इसमें क्या होता है, बोरोन जो है sp2 संकृत कक्षक से sp3 में जाता है, तो यहाँ पे एक जो sp3 कक्षक है वो क्या रहता है, खाली रहता है, जहां पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है। तो यहां पर तो रिक्त कक्षक का उपयोग होता है। Al2Cl6, तो यहां जब AlCl3 का डाइमर बनता है, AlCl3 का क्या बनता है, डाइमर बनता है। ठीक है, तो AlCl3 का डाइमर बनता है तो क्लोरीन क्या करती है, एल्यूमिनियम के रिक्त पी कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करती है, स्थानांतरित करती है। तो वहां भी रिक्त कक्षक का उपयोग होता है। SiF6 के अंदर, है ना, तो यहां पर देखो ध्यान से, इस पर जो है 2 उप सहसंयोजी बंध बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, और जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वहां पे तो रिक्त कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता ही है। ये बात बिल्कुल क्या सही है। PS3 की बात करें तो PS3 के अंदर जो है कोई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस लोन पेयर ऑलरेडी रखता है। ठीक है, तो इसमें किस किस के अंदर स्थानांतरण होगा, A, B और C, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें एक बार और। क्वेश्चन नंबर 69, सॉरी 69 पर हो गया, हाँ 70 नंबर, निम्न दी गई स्पीसीज में किसमें बंध क्रम उच्चतम और बंध लंबाई न्यूनतम है ना। तो बंध क्रम आपको निकालने के बताया था मैंने। जैसे NO की बात करें तो NO के अंदर आपको पता है कि 8 7 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा साहब, 2.5 होगा। NO प्लस के अंदर बात करें, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड क्रम कितना होगा इसका, 3 होगा। NO+2 की बात करें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना, इसमें 12 है ना, 8 से 15 15 में से 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक है, और बात करें NO- है ना, तो NO- तो NO- के अंदर कितने हैं, 8 7 15 1 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा साहब, 2 होगा। अब ये कह रहा है किसमें बंध क्रम उच्चतम है, तो जिसमें बंध क्रम उच्चतम किसमें है, इसके अंदर है। और आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ किसके क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो उच्चतम बंध क्रम NO+ में, तो न्यूनतम बंध लंबाई भी किसमें होगी, NO+ में होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, D नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने से इस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, है ना, ये भी क्वेश्चन देखो वापस उसी लेवल पे क्वेश्चन आ गया। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, है ना, PHBV, जो एक टाइप का आपको पता है कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक होता है, बायोडिग्रेडेबल जो है बहुलक होता है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल तथा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल का सह बहुलक है, बिल्कुल सही बात है। ये एक टाइप का कोपॉलीमर है जिसमें 2 बहुलक काम में, 2 एकलक जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल इसके में आते हैं, काम में आते हैं। तो ये बात इसकी बिल्कुल क्या है साहब, सही बात है। ठीक है, तो ये इसका सह बहुलक है। और सह बहुलक आप जानते हो कौन से होते हैं, कि ऐसे बहुलक जो जिसमें दोनों एकलक क्या हो, अलग अलग हो, और जब इनका निर्माण हो तो निर्माण के दौरान संघनन के रूप में कोई उत्पाद न निकले। ठीक है, तो ये सह बहुलक है। और जैव निम्नीकरणीय बहुलक भी है, ये बात भी ध्यान रखना। जैव निम्नीकरणीय बहुलक अपने नायलॉन 2 नायलॉन 6 भी है, और एक आपका PHBV भी है। नायलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त एकलक कौन से एकलक होते हैं आपको पता ही है। एक तो ये होता है जिसको अपने एडिपिक एसिड बोलते हैं, और एक ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता है, बिल्कुल सही बात है। और नायलॉन 6 आपको पता है कि ये कैसा बहुलक है, ये संघनन बहुलक है।
ठीक है, क्योंकि जब इसमें निर्माण होता है तो जल किरणों का यहाँ पे क्या होता है, निष्कासन होता है, और बहुत ज्यादा एमाइड यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, इसको जो है पॉली एमाइड भी कहते हैं, इसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ठीक है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 के निर्माण में उपयोग होने वाला एकलक ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रिक एसिड है। बिल्कुल सही बात है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो ये भी एक प्रकार का जैव निम्नीकरण बहुलक है, इसके जो एकलक है वो कौन कौन से साहब, वो है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रिक एसिड है, ये भी एक प्रकार का सह बहुलक का क्या है, उदाहरण है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही बात है। तो तीनों बातें क्या होगी इसकी, सही होगी। बंद ऊर्जा क्रम ये कह रहा है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, ये कथन गलत है ना, क्योंकि बंद वियोजन ऊर्जा अगर देखें तो फ्लोरीन की जो बंद वियोजन ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने से इस पर जो उच्च आवेश घनत्व होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रबल प्रतिकर्षण पाया जाता है, रिपल्सन पाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसका सही क्रम होता है सबसे अधिक Cl2 की, फिर उससे कम होती है Br2 की, उससे कम होती है F2 की, और सबसे कम किसकी होती है, I2 की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, ध्यान रखने वाला क्रम है, इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल, एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल है ना, क्या होता है एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल। देखो बात करें फिनॉल तो फिनॉल तो ये होता है, और पैरा एमिनोफिनॉल ये, सॉरी हाँ पैरा एमिनोफिनॉल है, ठीक है। तो पैरा एमिनोफिनॉल कौन सा होगा, एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल ये होगा। और ये क्या चीज है, ये है आपकी पैरासिटामोल, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखी है। पैरासिटामोल क्या होती है, आपको पता है कि ये एक टाइप की जो है एनाल्जेसिक यानी कि पेनकिलर भी होती है, और इस टाइप की एक आपकी ये एंटीपायरेटिक यानी कि प्रति जो है जवर्क भी होती है, बुखार तापमान कम करने वाली भी होती है। तो ये कह रहा है एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल बिना व्यसन और बिना किसी संशोधन के दर्द निवारक की तरह काम में प्रयुक्त की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। ये नॉन नार्कोटिक अस्वापक पीड़ाहारी होती है, आपको पता है ना। ये है एक एस्प्रिन है, ये दोनों क्या होती है, नॉन नार्कोटिक जो है एनाल्जेसिक होती है। तो पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पूछा है कि एस कथन कौन सा, वो केवल 4 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपने बात कर ली, पॉलीमर की भी बात कर ली, आपने हेलोजन की बात भी कर ली, और आपने जो है एनाल्जेसिक की बात भी कर ली। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है, आयनिक प्रकृति है ना। तो देखो अगर इनमें देखें धनायन है ना, तो पहले में धनायन बनेगा M+, दूसरे में बनेगा M+2, तीसरे में बनेगा M+3। तो इधर से इधर जाए तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो सीधी सी बात आपको पता है कि इनका पोलराइजेशन क्या करेगा, बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इनमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या करेंगे, बढ़ेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयोनिक कैरेक्टर क्या करेंगे, घटेंगे। तो ये कह रहा है कि आयोनिक कैरेक्टर तो इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही बात है, ठीक है। से कौन सा क्रम गलत है, एक मिनट, सॉरी। अच्छा हाँ, ये देखो ये निशान गलत लगा रखा है ना, तो इनका ये होना चाहिए सबसे ज्यादा MCl में आयनिक कैरेक्टर, उससे कम MCl2 में, और इससे कम किस में होंगे, MCl3 में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि MCl3 का MCl2 से कम होगा, ये बात क्या होगी, गलत होगी। इसलिए पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो गया, 1 नंबर आंसर हो गया। ध्रुवणता, आपको पता है ग्रेनाइन का साइज बढ़ेगा, फजान्स नियम के अनुसार ध्रुवणता भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ये बात बिल्कुल क्या सही है। ध्रुवण क्षमता, तो यहां पर देखो धनावेश की मात्रा बढ़ रही है, धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो ध्रुवण क्षमता भी क्या करेगी, बढ़ेगी, ये बात भी सही है। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आपको पता ही है। सहसंयोजक लक्षण, देखो यहां से इधर जाए तो यहाँ पे धनावेश सेम है, लेकिन ऋणावेश का साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और ऋणावेश का साइज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ध्रुवणता भी क्या करेगी, बढ़ेगी, और ध्रुवणता बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 72 के बाद में 73 नंबर, एक दुर्बल अम्ल HX का वियोजन स्थिरांक 1 × 10⁻5 है। दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक दे रखा है, यानी कि K दे रखा है, 1 × 10⁻5 दे रखा है। ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण NX देता है ना। अब देखो NX क्या बनाएगा पता है, NX जो सॉल्ट है ये किसका है, NX N क्या करेगा, NH बनाएगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NH, तो और साथ में क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया, ये इसका क्या है, सॉल्ट है। तो NX के 0.1 m विलियन के प्रतिशत जल अपघटन की मात्रा क्या है ना। तो देखो अपने को ये चीजें ना, ये मैंने आपको फॉर्मूले कुछ जो है एक जगह आपको फॉर्मूले ये बताने थे, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूले। देखो 2-3 चीजें मैं आपको एक साथ बताता हूं, जो चीज यहाँ पे न्यूमेरिकल जिन पे बन सकते हैं, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट अपने पास में है, तो आपसे अगर पूछ ले
कि इनका जो है जल अपघटन स्थिरांक क्या है, जिसको अपन किससे लिखते हैं साहब, जल अपघटन स्थिरांक को लिखते हैं अपन KH से। तो KH किसके बराबर आएगा, KW बटा के वीक पार्ट जो होगा उसके बराबर आएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि साहब इनकी जल अपघटन की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो जल अपघटन की मात्रा को अपन किससे लिखेंगे, जल अपघटन की मात्रा को अपन लिखेंगे H। H किसके बराबर होगा, KH बटा C के बराबर होगा। KH क्या चीज है साहब, KH आपको पता है KH बराबर है KW के, तो KW बराबर क्या आ जाएगा, KA इंटू C आ जाएगा, सॉरी अंडरूट है, यहाँ पे अंडरूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। ठीक है, ये जल अपघटन की मात्रा H से लिख दिया। फिर आपसे पूछ ले साहब इनकी पीएच क्या होगी, तो ध्यान से देखो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच सीधी सी बात है आपको पता है इनकी 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी, और पीएच 7 से ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है इनकी पीएच क्या होगी, 7 + 1/2। ठीक है, आपके जो है PKA प्लस log C। अब देखो यहां एक बात ध्यान रखना, पीके है ना, वीक पार्ट आपको हमेशा क्या करना है, यूज करना है। तो ये जितनी भी बातें थी वो सारी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अपन बात करें कि अगर आपके पास इसका उल्टा हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, अगर ये सॉल्ट हो तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले अगर जल अपने स्थिरांक KH लिखोगे तो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा KW बटा में, यहाँ पे वीक पार्ट कौन है, बेस है, तो यहाँ पे KB आ जाएगा। जल अपघटन की मात्रा निकालोगे तो वो आपके पास में क्या आएगी, वो आपके पास में आएगी KH बटा C के बराबर आएगी, और KH का मान यहाँ पे क्या रखोगे आप, KW अपॉन KB इंटू C लिखोगे। अब बात करें पीएच की, है ना, तो यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी, 7 से कम होगी तो कैसे लिखोगे आप, 7 से कम होगी तो आपको क्या करना है, घटाना है। पी के जो है वीक पार्ट कौन होगा, ए माइनस सॉरी PKW, सॉरी PKW 7 आ जाएगा पहले, फिर आप क्या लिखोगे PKA माइनस log C। ठीक है, तो यहां पे पीएच क्या करेगी, पूरी घट के आएगी। ठीक है, ये बात होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए। अब अगर वीक एसिड और वीक बेस हो तो उसके लिए जल अपघटन स्थिरांक क्या आएगा, वो बराबर आएगा KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, और जल अपघटन की मात्रा जो है वो किसके बराबर आएगी, वही KH बटा जो है KA इंटू KB के बराबर आएगी। ठीक है, अब देखो जल अपघटन की मात्रा यहां पर क्या आएगी, ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जल अपघटन की मात्रा आ गई। अब उसके बाद में इसकी पीएच पूछे तो इसकी पीएच आप कैसे निकालोगे, 7 + 1/2 PKA माइनस PKB। बस ये तीन ही आप टेबल याद कर लेना, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आपका न्यूमेरिकल आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि जहां वीक पार्ट है उस वीक पार्ट को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, जल अपघटन स्थिरांक है ना, ये हो गया, और KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल होता है, आप जानते हो। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार के साथ बिक्रिया करें NX, तो NX क्या है यहाँ पे, NX देखो हमें पता है NaOH बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्या है ये, अब हमें पता है कैसा साहब, S जो है वीक एसिड है, देखो ये लिख रखा है, ये वीक दुर्बल अम्ल। ठीक है, उस बनाता है तो जल अपघटन की मात्रा, तो जल अपघटन की मात्रा यानी कि हमें H निकालनी है, तो H किसके बराबर आएगी, H बराबर आएगी KW अपॉन, यहाँ पे वीक पार्ट कौन है, एसिड है, तो KA इंटू C। ठीक है, अब देखो ये 10⁻14 होता है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, के कितना दे रखा है अपने को, 10⁻5 दे रखा है, इंटू सी कितना दे रखा है अपने को, 0.1 दे रखा है, 0.1 दे रखा है। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आएगा 10⁻14 इंटू 10 ऊपर 5 आ जाएगी, नीचे 0.1, सोल्व करने पर आपके पास में ये आएगा 10⁻4। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो अपने क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻2% यानी कि 0.01%। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, मुख्यतः पीएस में तो एग्जाम में हमारे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ता है जब निम्न शर्तें संतुष्ट होती है, शर्तें नहीं है ये शर्तें हैं। ठीक है, तो अपन जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे अपन टिंडल प्रभाव की बात करते हैं कि जो कोलाइडल विलेन होता है उनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कणों के द्वारा जो है प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। तो वो कब प्रदर्शित होता है, जब परिक्षिप्त जो कण होते हैं उनका जो व्यास है, डायमीटर है, वो हमने जो प्रकाश यूज किया है उसकी तरंगदैर्ध्य के लगभग क्या हो, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परिक्षिप्त कणों का व्यास परिमित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा हो, छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं हो, लगभग बराबर होना चाहिए। तो परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा नहीं हो, हाँ ये बात सही है, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाण लगभग एक जैसे होंगे तो फिर तो स्कैटरिंग होगी नहीं। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिणाम बहुत ज्यादा क्या हो,
भिन्न हो, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। और जब अगर अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तभी तो जो है वहां पे क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब कि दो बात यहाँ पे सही होगी, कौन कौन सी, बी और डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, कोई कंपाउंड ए है, उसका ओजोनोलाइसिस किया जा रहा है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में एसिटाल्डिहाइड एक उत्पाद के रूप में बनता है, तो यौगिक ए क्यों ज्ञात करें, है ना। तो ये ओजोनोलाइसिस है, यहां से क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पक्का पूछा जाता है। और ओजोनोलाइसिस आपको पता है कि बहुअबंध वाले यानी एल्किन या एल्काइन का होता है, ठीक है। तो यहां अपन देखते हैं कि यहां पे किसके अंदर जो है एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO जो है एक उत्पाद के रूप में मिलता है। तो पेंट वन इन क्या होगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां अगर इसका मैं ओजोनोलाइसिस करूं तो पहले इसकी अगर ओजोन के साथ करवाऊं तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। ओजोनोलाइसिस में आपको पता है ओजोनेट बनता है। और फिर इसका अपन क्या करेंगे, फिर इसको जिंक की उपस्थिति में इसका जलापन करवाएंगे, तो अपन इसको इस टाइप से तोड़ेंगे। ये ऐसे टूटता है इस टाइप से, ये अपने ऑप्शन लेके इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। तो यहाँ पे उत्पाद क्या क्या मिलेंगे आपको, एक तो उत्पाद आपको ये मिलेगा CH3 CH2 एल्डिहाइड तो मिल रहा है, लेकिन एसिड एल्डिहाइड ये नहीं है। साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में मिलेगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन जो है दूसरा इसका है, यही है शायद, बिल्कुल 2 मेथिल, तो CH3 और डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटेन, सॉरी है ना, 1 2, ठीक है। तो इसमें अगर इसका ओजोनोलाइसिस करें अपन तो सबसे पहले O3 करें, तो इसमें क्या होगा, CH3 और CH3। तो यहां ये ऑक्सीजन इस टाइप से जुड़ जाएगी, इसमें ऐसे जुड़ जाएगी। और एक यहां जोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जब इसको तोड़ेंगे तो ये इस टाइप से टूटेगी, ये अपना ऑक्सीजन लेके ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो यहां देखो ये एक तो मिल जाएगा आपको एसीटोन, ठीक है। और साथ में एक ये मिल जाएगा आपको CH3 CHO, यानी कि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के रूप में अपने को मिल सकता है, ठीक है। फिर पेंट टू इन की बात करें अगले ग्रुप पे, पेंट टू इन, तो पेंट टू इन क्या होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। यहां भी मिल जाएगा, है ना, पेंटुइन आराम से मिलेगा यहां पे। कैसे, देखो इसको वही पहले अपन O3 ओजोनेट बनाते हैं, तो ओजोनेट इसका कैसे बनेगा, CH3 CH, ये ऑक्सीजन यहां जोड़ दी, ये CH, ये ऑक्सीजन जोड़ दी, ये ऑक्सीजन ये यहां जोड़ दी, ये CH2 फिर CH CH2 CH3। अब इसको तोड़ेंगे तो ये अपने ऑक्सीजन लेके चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बन गया CH3 ये वाला, और इधर वाला क्या बन गया, इधर वाला ये बन गया आपके CH2 CH3। तो यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड क्या कर रहा है, उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे इसकी सही है, तो आंसर बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओजोनीय पैटर्न है ना, इस पे एक क्वेश्चन पक्का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाए। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद में 76, निम्न में से किस युग्म के विलीन के समान तापमान पर हम आइसोटोनिक होने की उम्मीद कर सकते हैं। आइसोटोनिक का मतलब होता है समप्रासरी, जिसका प्रासरण दाब क्या हो, समान हो। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये विलियन से क्वेश्चन है। और प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब पाई बराबर होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई वहां पे क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है, यानी कि जो यौगिक है या अणु है वो टूटने के बाद में कितने आयन देता है, वो आई की संख्या होती है। सी सांद्रता होती है, आर गैसेस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो अगर अपन इन सब के लिए बात करें तो ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, यानी कि जिसके लिए आई इंटू सी समान होगा, आई इंटू सी का गुणनफल समान होगा, वो आपस में क्या होंगे, समप्रासरी यानी कि आइसोटोनिक होंगे। ये बात क्या बिल्कुल क्लियर है। तो मैं पहले ऑप्शन ए के लिए बात करूं तो इसके लिए आई इंटू सी कितना आएगा, तो इसके लिए देखो, इसके लिए सी 0.1 है और आई कितना, इसका यूरिया 1 है और इसके लिए 0.1 है, इसका 2 है। तो इसके लिए तो आएगा 0.1 और इसके लिए आएगा 0.2। तो ये आइसोटोनिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों गुणनफल अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए तो वही 0.1 आएगा और इसके लिए कितना आएगा 0.2 इंटू इसके 3 आयन है तो ये 0.6 आएगा। तो ये भी आइसोटोनिक
नहीं होगा। इसके लिए देखें तो 0.1 इंटू 2 यानी कितना आएगा, 0.2 आएगा पाई का मान। इसके लिए 0.1 इंटू 2 और 1 3 है ना, तो 2 और 1 3 यानी कि पॉइंट क्या आएगा 3 आएगा, तो ये भी आइसोटोनिक नहीं होगा। इसमें देखिए 0.1 इंटू 2 और 1 3, ठीक है, यानी कि 0.3 आएगा। और इसके लिए 0.1 इंटू 2 और 1 3 आइन देगा, तो ये 0.3 आएगा। तो इन दोनों के लिए पाई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब इनके समप्रासरी आइसोटोनिक होने की अपने उम्मीद कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर आंसर होगा, सॉरी डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपको पता है कि प्राशन दाब जो एक अणुसंख्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जिसके अंदर जितना अणु होंगे उसके लिए प्राशन दाब का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, यदि 1.5 ग्राम का कण 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो उस कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पे आधारित क्वेश्चन है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बराबर होती है h/m इंटू वी, ठीक है। तो मुझे h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता है, उसका मान मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड है। तो मुझे मात्रक नीचे एमकेएस में लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मात्रक क्या है एमकेएस के अंदर है। तो मास इसका ग्राम में दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट पड़ेगा, तो -3 से गुणा कर दिया तो ये केजी में आ गया, इंटू वेलोसिटी इसकी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में ही मेरे को दे रखी है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये आएगा 6.625 इंटू 10⁻, देखो माइनस का 34 है, माइनस के 3 ऊपर चले गए तो ये प्लस के हो जाए, माइनस के पीछे कितने बच गए 31, और माइनस के 2 ये माइनस के कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ये इतना इसका क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा मीटर के अंदर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये बात डी ब्रोगली ने कही थी कि कोई भी कण जो है वो क्या करता है, द्विविध प्रकृति रहता है, वो एक समय में जो है आपका कण प्रकृति तो एक साथ जो है तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित कर सकता है। और इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ये आपको जो है कुछ आयनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे। देखो Fe+3 का रिडक्शन हो रहा है Fe+2 के अंदर, एल्यूमिनियम+3 का रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम के अंदर, और ब्रोमीन का जो है रिडक्शन हो रहा है आपका ब्रोमाइड आयन के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको इनके दे रखे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है। ये कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों को देखते हुए निम्न में से कौन सा अपचयिक सामर्थ्य के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। अपचयिक सामर्थ्य क्या होता है, अपचयिक सामर्थ्य रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, दूसरों को अपचयन करने की क्षमता, यानी कि जिसका खुद का ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा होगी उसकी अपचयन दूसरे के अपचयन करने की क्षमता भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरे का अपचयन कब करेगा, जब खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी उसकी अपचयिक सामर्थ्य भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से इनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख लेता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं Fe+2 के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना आएगा, हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये कितना आएगा, -0.77 वोल्ट आएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा आपका प्लस का 1.66 वोल्ट आएगा, ठीक है। और ब्रोमाइड आयन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस का 1.08 वोल्ट आएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो रिड्यूसिंग पावर होती है ना, देखो उसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो प्रोपोर्शन होती है 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो रिड्यूसिंग पावर है ना, जो रिड्यूसिंग जो पावर है वो समानुपाती होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप इसमें से किसी भी कंसेप्ट से कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं इस एसआरपी से, तो जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसका है, सब एसआरपी सबसे ज्यादा जो है वो ब्रोमीन के। तो लेकिन यहां आयनों की बात कर रहा है तो मुझे इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में लाना पड़ेगा। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, वो एल्यूमिनियम का है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी अपचयक क्षमता, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम से कम किसका है, Fe+2 का है। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और Fe+2 से किसका है, Br- का है। तो क्रम कौन सा होगा, ये क्रम बन जाएगा, ए नंबर क्रम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस कंसेप्ट से आप दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79, 6 ग्राम हाइड्रोजन और 48 ग्राम ऑक्सीजन को जल उत्पादित करने के लिए गर्म किया जाता है। अभिक्रिया में जल की उत्पादित मात्रा क्या है ना। तो देखो अगर मैं जल के निर्माण के समीकरण देखूं तो कुछ इस प्रकार से संतुलित समीकरण आपको पता है लिखी जाती है। ये मुझे जल जो है प्राप्त होता है यहाँ पे, यानी कि जब इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करते हैं तो इसके 2 मोल प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात है, यानी कि इसके आधे मोल होते हैं, इसके 2 गुना मोल होते हैं, तब इसके 2 मोल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करूं 6 ग्राम हाइड्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया 3 मोल हाइड्रोजन होगी। 6 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 6 ग्राम का मतलब हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 मोल होगी।
48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, 48 ग्राम ऑक्सीजन यानी कि इसमें भाग देंगे तो इसकी कितनी होगी 1.5 मोल, इसकी कितनी होंगे 1.5 मोल होंगे। ठीक है, तो इसका 1 मोल 2 मोल देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीमांत अभिक्रमक कौन सा हो गया, सीमांत अभिक्रमक यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल 2 देता है तो इसके जो है 1.5 मोल कितने देंगे, इसके 3 मोल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल सा मोल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखो सही मिलान है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। आइस है ना, बर्फ जो है, आपको पता है कि बर्फ जो होती है, ठीक है, जल के अणुओं से मिलकर बनी होती है और उसमें जो है प्रॉपर्ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि एक फर्स्ट का हो जाएगा क्यू। सेकंड सॉलिड CO2, ठोस CO2 जो होती है, ये आपको पता है कि एक आणविक क्रिस्टल का उदाहरण होता है, तो इसका हो जाएगा पी। ग्रेफाइट आपको पता है कि ये कार्बन का एक अपरूप है जिसके अंदर चालकता पाई जाती है और कार्बन का सबसे उष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है और उसकी षटकोणीय परतें इसमें हो जाती है और इसमें चालकता पाई जाती है। तो ये कैसा होता है, चालक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। AlF3 आपको पता है कि इसमें एक धातु और एक अधातु है और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये जो है यौगिक बना है जिसको अपन क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसमें सहसंयोजक ठोस जो है, आपको सहसंयोजक ठोस आपको पता ही है, ग्रेफाइट भी होता है सहसंयोजक ठोस, SiO2 भी होता है। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें अपन तो अपन ये कह सकते हैं फर्स्ट का QPST, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन इसमें सेट नहीं बैठेगा, क्यों, ठीक है ना, क्यों ग्रेफाइट के लिए हमारे पास R होना चाहिए, तो थर्ड के अंदर R है ये, तो ये गलत हो जाएगा फिर तो यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसमें मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मतलब मैं ग्रेफाइट को जो है इस R से भी अटैच कर सकता हूं। ठीक है, तो ये अपना जो है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया अपना ये 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आज अपने 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अपन नेक्स्ट एपिसोड में बाकी के और क्वेश्चन जो है उनको लेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट्स पढ़िए और अपने जो है मेहनत को लगातार बना करके रखिए ताकि आप आने वाली परीक्षा के अंदर एक अच्छी रैंक के साथ में सफलता प्राप्त कर सके। MCQ क्वेश्चंस मैं फिर कह रहा हूं, बार बार निकालते रहे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी परीक्षा हॉल से बाहर होगी, परीक्षा हॉल के अंदर आपको उतनी ही आसानी होगी पेपर को अटेंड करने में और आपकी सफलता को प्राप्त करने में। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।